बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, आप बहुत मिस कर रहे थे इशाल को, तो इशाल वापस आ चुके हैं। वेलकम बैक इशाल। इशाल, कैसा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा रहा। और पीछे खबरें बहुत गर्म हैं। हाँ, बहुत गर्म है। मैं देख रही थी गैर मौजूदगी में यहाँ पे माहौल खासा गर्म है मौसम की मुनासबत से, क्योंकि नाज़रीन आप देख रहे थे कि हमने आपको तकरीबन 2 हफ्ते पहले, जिस वक्त मौसम बेहतर हुआ था, इस तवक्को का इजहार किया था कि शायद मौसम जल्दी चेंज हो जाए और इस बार ठंड जल्दी आ जाए, लेकिन उसके मौसम एक बार फिर से गर्म हो चुका है और सियासी माहौल भी काफ़ी गर्म हो चुका है, काफ़ी लेदे हो रही है। पहले ये धमकियां दी जाती रहीं कि जी हम जलसा करके रहेंगे, और हुकूमत ये कह रही थी कि जी आप करके दिखाएं, हमें 9 मई दोबारा नहीं होने देंगे। और हाँ, लेकिन हो तो ये भी दावे हैं कि जलसा नहीं जलसी थी। इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन ये भी बताएंगे आपको कि आज आपका हफ्ता कैसा रहेगा, आने वाले हफ्ते में आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ बेहतरीन रहेगा आपके लिए। ये सब भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। और इसके अलावा बहुत सारी गर्म खबरें हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले मेरे ख्याल में हम उन्हीं से शुरुआत करें। बिल्कुल। और खबरें इस लिहाज से भी अहम है कि जो तरमीम थी हुकूमत की, जिसमें कोशिश की जा रही थी कि वो नंबर पूरे कर लें, उसमें भी उन्हें सुक्की का सामना करना पड़ा है। और एक बार फिर से अब ये बात हो रही है कि इस बार हुकूमत काफ़ी बेहतर तैयारी के साथ आएगी। तो देखते हैं कि कितनी बेहतर तैयारी होती है। लेकिन एक नई सनसनीखेज खबर है जिससे हम आज का आगाज़ करेंगे, वो ये है कि बानी पीटीआई, जिनके ऊपर पहले ही बड़ी तनकीद होती थी, और उनके जो नाकदीन हैं, जो उनके मुखालफिन हैं नाज़रीन, वो उनके ऊपर मुसलसल इसराइली एजेंट होने का इल्ज़ाम आयद करते हैं। ये उनके ऊपर एक एतराज़ किया जाता है। इस बात का दावा कर दिया है। इजरायली अखबार ये यरूशलेम पोस्ट है, जिसके आर्टिकल में बानी पीटीआई को कहा गया है कि वो इजराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाहिशमंद हैं, हमायती उन्हें करार दिया गया है। और ये यरूशलेम पोस्ट ने इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के दावों की भी तस्दीक कर दी है। बिल्कुल। और इस आर्टिकल में अगर थोड़ी सी हम डिटेल अपने नाज़रीन से शेयर करें, तो ये कहा गया है कि इजरायली वज़ीर आज़म ने कि बानी पीटीआई इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हो सकते हैं। आर्टिकल में यह भी कहा गया कि इसराइल दोस्त खारजा पॉलिसी के स्ट्रेटजिक फ़वाइद होंगे और पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से उन्हें मज़ाहमत का सामना है। तो अब फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसे तक वो कह रहे हैं कि हमें रोके रखा है इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने से, और इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी क़यादत है उसको बदलना होगा। लेकिन अब बानी पीटीआई क्योंकि जेल में है, अब ये खबर जब उन तक पहुंचेगी, उनका क्या रद्द-ए-अमल आता है ये देखना। और वैसे भी वो ये भी कहा गया है कि गो के उन्होंने इजराइल के बारे में बड़ी तनकीद की थी, लेकिन इसके बावजूद वो हिमायती हैं इजराइल के, और इजराइल को अगर तस्लीम कर लेता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे, ये भी आर्टिकल में कहा गया है। बहरहाल अब सिचुएशन जो है वो ये है कि इजराइल की जानिब से बानी पीटीआई इमरान खान के हिमायती होने का दावा कर दिया गया है, और बानी पीटीआई इमरान खान इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जेल में हैं। तो इसके बाद क्या उनकी सख्तियां मजीद बढ़ने वाली हैं? जी, और इसको रिलेट भी किया जा रहा है क्योंकि अब 5 नवंबर को अमेरिका में सदारती इंतखाब भी होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी भरपूर तरीके से मुहिम चला रहे हैं। इसको वो इससे भी जोड़ रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो इमरान खान की हुकूमत अगर आती है तो फिर ये दोनों ममालिक यानी कि इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बहाल करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त हो सकती है। मरियम औरंगज़ेब ने भी ट्वीट किया है इसके हवाले से। मरियम औरंगज़ेब ने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, और ज़ाहिर बात है अगर इस तरह की खबर इसराइल की तरफ से आएगी कि बानी पीटीआई उनके हिमायती हैं, तो हुकूमत को तो खेलने का मौका मिल जाएगा। और यही तो वो चाहते हैं कि अवाम में ये तासुर पैदा किया जाए कि बानी पीटीआई बुनियादी तौर पर एक एजेंडे के तहत मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए या किसी इसराइली या यहूदी लॉबी को स्ट्रेंथन करने के लिए उनकी इमा पर पाकिस्तान में अपनी हुकूमत लाना चाहते हैं। ये सारे मामला क्या है, इसमें कितनी सदाकत है, इस पर बात कर लेते हैं। माजिद निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। और माजिद निज़ामी साहब, पहले तो वो जलसा जिसका बड़ा शिद्दत से इंतज़ार थे तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स, वो जलसा कब आया, कब चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। क्या ये स्ट्रेटजी थी या फिर इस्टेब्लिशमेंट की और पंजाब हुकूमत की कामयाबी से कहा जाए? जी, बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगता है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत में और कारकुनान में एक डिस्कनेक्ट मौजूद है और राब्तों का कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। उसकी वजह से हमने जब लाहौर जलसे में देखा कि कारकुनान तो एक मुनासिब तादाद में वहां पर आ गए, लेकिन लीडरशिप को जो रोल प्ले करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। अगर हम हाजरीन की बात करें तो मैं उसे कोई तारीखी या तारीख साज जलसा तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन वो एक अच्छा मुनासिब शो था। पीटीआई ने गुज़िश्ता 2 साल के अंदर पंजाब के अंदर स्पेशली जिन मुश्किलात का सामना किया, उसके बाद
ये एक मुनासिब और अच्छा शो था। तो माजिद निजामी साहब, अब आप इशू नहीं ये है समझते कि 3 से 5 या 6 के दरमियान में एक ऐसा शो ही पेश किया जा सकता था? प्रॉपर जलसा तो नहीं हो सकता था, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उनके पहुंच भी नहीं पाए हैं। जी बिल्कुल, ये एक इशू है जिसकी तरफ मैंने निशानदेही की कि कारकुनों में और क़यादत में गैप है। मिसाल के तौर पे जो एनओसी का मामला है, अब ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है पहली मर्तबा ये रवायत कायम हो रही है कि जिस तरह वलीमे का एनओ की इजाज़त मिलती है, कॉन्सर्ट की इजाज़त मिलती है, इसी तरह अब सियासी जलसों की भी 30-40 शराइत के साथ इजाज़त मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर एनओसीज़ की बुनियाद पे जलसे होंगे, लेकिन एक तो चीज़ फिर इसी तरह है के निज़ामी साहब के जो शोला बयान पीटीआई की लीडरशिप है, जिस तरह से बानी पीटीआई खुलकर बोलते हैं और वो जो बात करते हैं लोग उसे सुनने के लिए भी आते हैं। उनके बाद अगर देखा जाए या तो गंडापुर साहब हैं या फिर मरवत साहब हैं, लेकिन वो दोनों भी नहीं थे। मेन स्ट्रीम लीडरशिप में उमर अयूब साहब नहीं थे, जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली थे असद कैसर साहब, ये सारे लोग कहाँ पर थे? इनकी जो गैर हाजिरियाँ लगी हैं, आपको लगता है कि खुद संजीदगी से लिया पीटीआई ने इस जलसे को? बिल्कुल, इसी जानिब मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि जो क़यादत है उसकी सोच में और कारकुन की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और ये फ़र्क बढ़ता जा रहा है। कारकुन तो वहाँ पे पहुँच गया, लेकिन हम्म। क़यादत में अली अमीन गंडापुर इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा से निकले कि वो लाहौर पहुँच ही नहीं सकते थे टाइम पे। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह शेर अफजल मरवत को कोरोना हो गया, बाकी मसाइल हो गए। तो जब हम क़यादत की स्ट्रैटेजी को देखते हैं, तो फिर ये पता चलता है कि वो कहीं न एक कहीं गैप पाया किसी जाता है। अच्छा निज़ामी साहब, ये जो आर्टिकल आया है यरूशलेम पोस्ट का, इसने उन सारे जो नाकदीन हैं बानी पीटीआई के, उनके दावों को तक़वियत दी है कि ताल्लुकात में बेहतरी का बायस बन सकते हैं बानी पीटीआई। इस हुकूमत को जाना होगा अगर इसराइल से ताल्लुकात बेहतर करने हैं, इस्टेब्लिशमेंट को या तब्दील करना होगा, उसकी हिरार्की को तब्दील करना होगा। तो ये सारी चीज़ें किसके हक़ में जा रही हैं और किसके खिलाफ? जी बिल्कुल, इस मौजू पे चूंकि ये बड़ा हसास मौजू है, मैं 2-3 पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि बर्र-ए-सगीर में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये बहुत आम ट्रेंड है कि आप अपने मुखालिफ पर गैर मुल्की एजेंट होने का, गद्दार होने का, हमसायों के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम बिल्कुल। लगाते हैं। इसी तरह हमने इंडिया के अंदर भी देखा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। तो अब स्पेसिफिकली ये जो आर्टिकल्स की बात की जा रही है, इसके अंदर भी ये सारा मामला इसलिए दिलचस्प है कि आर्टिकल्स के अंदर इमरान खान के दौरे हुकूमत के कोई ऐसे इक़दामात नहीं गिनवाए गए कि जिनकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि 1, 2, 3 ये वो इक़दामात थे जिनकी वजह से हम इमरान खान को इसराइल नवाज़ कह सकते हैं, या वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आना चाहते हैं। लेकिन तो ये एक बहुत माजिद साहब, अगर कंट्रडिक्शन। आप देखें तो इजराइल की जानिब से ये दावा किया जाना, वो तो इमरान खान के हक में नहीं जाता, तो इससे फायदा किसको और होगा? ये आपकी और बात निज़ामी बिल्कुल साहब, दुरुस्त है, लेकिन एक चीज़ मेरा इसमें ऐड ख्याल है कर कि लीजिएगा। इसकी आपको याद होगा कि बानी पीटीआई की जब पीटीआई की हुकूमत थी तो एक खुफिया तौर पे इजरायली तैयारा पाकिस्तान आके काफ़ी घंटे तक लैंड किया था, कुछ हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें भी हुई थी। तो ये भी तो एक र्यूमर्स हैं जिसकी तस्दीक या तरदीद नहीं हुई थी। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस चीज़ को कनेक्ट करना चाहूँगा। ये जो आपने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये बिल्कुल वैलिड हैं और इनकी बुनियाद पर अगर कोई फैसला हुआ, तो फिर तो हम इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ़ प्रोपेगेंडा मुहिम है, मिसाल के तौर पिछले कई माह से फ़लस्तीन के अंदर कत्लेआम जारी है, उसके ऊपर मौजूदा मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या है? क्या वो इसराइल नवाज़ नहीं है? क्या उन्होंने कभी इस्माइल हानिया से, खालिद मशअल से या उन लोगों से जाके को मुलाकातें लेकिन की जिसके अंदर निज़ामी उन्होंने कहा साहब, कि हम इन आपके शख्सियात से साथ हैं? मुतल्लिक किसी भी इजरायली अखबार ने, जरीदे ने इस तरह से दावा भी तो नहीं किया ना जिस तरह का दावा वो कर रहे हैं बानी पीटीआई से मुतल्लिक। और जो उनके साबिका इन लॉज थे, जो उनकी साबिका अहलिया थी जमामा साहबा, वो भी सबको पता है कि उसी फैमिली से, उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं आपकी बिल्कुल ये तमाम बातें मानने को तैयार हूँ। मौलाना फजलुर रहमान जो पिछले 10 साल से इमरान खान को इस्राइली एजेंट कहते जी, आ रहे हैं, ये मामला तो उन्होंने शुरू किया था। वो इस वक़्त तहरीक इंसाफ के साथ बैठे हुए हैं। दुरुस्त। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस दावे के अंदर बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। हम्म। ये तो मैं भी कह सकता हूँ, कोई आर्टिकल ये भी लिख सकता है कि माजिद निज़ामी इस्राइल के हामी हो सकते हैं।
उस सर दावे के लिए माजिद साहब, कुछ ये हमारा सबूत भी पाकिस्तान तो होने में चाहिए। ये हमारा पाकिस्तान में बैठ के लिखना एक दूसरे के ऊपर तनकीद हो जाएगा, लेकिन किसी दूसरे मुल्क से ये दावा किया जाना, ये थोड़ा सा एंगल डिफरेंट हो जाता है। बहरहाल आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इसकी तरदीद या तस्दीक जो अभी इमरान खान साहब भी कर सकते हैं कि वो किसके हक में, बहरहाल इस वक्त वो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त जिन मुश्किलात का वो शिकार हैं वो भी बड़ा मतलब सेफली खेलेंगे, वो खुलकर तो इजहार नहीं कर पाएंगे इस चीज़ का। दूसरी तरफ अगर हम आए तो आप जलसे की बात कर रहे हैं कि जलसा काफ़ी कमज़ोर रहा या क़यादत आपस में उस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो आने वाले जलसे जो हैं उनका भी बड़े खुलेआम इजहार किया गया है कि हम पिंडी में भी और फिर मियां वाली में भी जलसा करने जा रहे हैं। तो वो जलसे किस तरह के होंगे? वो भी इसी तरह के जलसे देखने में मिलेंगे? जी बिल्कुल, पंजाब में असल में इशू यही था डे वन से कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी और बाहर भी लोग ये कह रहे थे कि अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो रिलीफ हासिल करे या फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कुछ दबाव बनाए, तो उसे पंजाब के अंदर एक अच्छी एहतजाजी तहरीक मुनज़्ज़म करना होगी। अब इस्लामाबाद का जलसा देखें या लाहौर का जलसा देखें, इनको हम मुनासिब जलसे तो कह सकते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है कि पंजाब हुकूमत या मरकज उसके दबाव में आए या उनको पता चले कि एक मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक चल रही है। तो अगर इसी तरह के पॉलिटिकल शोज करने हैं या आने वाले दिनों में इसी तरह के पॉलिटिकल जलसे होंगे, तो उससे तहरीक इंसाफ और कारकुन तो एक्टिव होगा, लेकिन उसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा कि जिसकी बुनियाद पे ये दावा किया जा सके कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी होगी या इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आएंगे। ये एक रूटीन की पॉलिटिकल एक्टिविटी तो हो सकती है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड यही रहा तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि इसकी बुनियाद पे तहरीक इंसाफ या इमरान खान को कोई लेकिन फायदा माजिद होगा। साहब, अली अमीन गंडापुर ने कल के खिताब में भी यही कहा है कि इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा इन्हें, और अगर नहीं करते तो हम एक तहरीक चलाएंगे। तो उनके तो ज़्यादातर यही है कि वो रिहा करवाना चाहते हैं इमरान खान को, सारी तहरीकें इसी हवाले से की जा रही हैं। तो क्या उनकी कोई ऐसी बातचीत हो रही है गवर्नमेंट के साथ, इदारों के साथ? देखिए, मैं तो इन सारी चीजों को सियासी बयानात के तौर पे लेता हूँ। मिसाल के तौर पे उन्होंने पिछले जलसे में ये कहा कि हम बिल्कुल तैयारी के साथ लाहौर पहुंचेंगे। जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देखेंगे कौन अटक पुल क्रॉस करता है। तो मैं तो इस सारे को जो एक सियासी बयानात की जो जंग चल रही है उसमें काउंट करता हूँ, क्योंकि अगर इस तरह के जलसे जुलूस या बयानात से इमरान खान रिहा होने होते तो मेरा ख्याल है बहुत पहले रिहा हो चुके होते। उनकी रिहाई के लिए पार्टी को एक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। फिलहाल जो इस वक्त उनकी स्ट्रेटेजी है उसकी बुनियाद पे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इमरान खान को रिलीफ मिल पाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ अगर अली अमीन निज़ामी साहब अगर बात की जाए बानी पीटीआई की, तो वो मेरे ख्याल में जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि अपने रहनुमाओं से चाह रहे हैं कि बांग्लादेश किस्म का कोई इनकलाब लेकर आया जाए, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल होगा कि बांग्लादेश मॉडल को रिलेट किया जाए पाकिस्तान के हालात के साथ? क्योंकि वहाँ पे तो सियासी रहनुमाओं को टारगेट किया गया है और इस्टेब्लिशमेंट ने अवाम की जो जज्बात हैं उसकी तर्जुमानी की है। यहाँ पे तो हालात यकसर मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता कि पाकिस्तान के हालात की कोई बांग्लादेश से मुमासलत है, या जिस तरह बांग्लादेश में एक तलबा तहरीक चली और उसके बाद सियासी जमातें उसमें मिलती गई और उसके बाद तलबा तहरीक ने कामयाबी हासिल की। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे पॉलिटिक्स में आने की जो दो मेन एंट्री पॉइंट्स होते हैं, एक लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं और एक तलबा यूनियंस होती हैं। तो स्टूडेंट यूनियन और लोकल गवर्नमेंट दोनों का हाल हमारे सामने है। वहां से कोई उस तरह से एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं बन सका। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के हालात के अंदर इन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम 8 फरवरी के इलेक्शंस देखें तो मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के हामी उस दिन अपनी राय का इजहार कर निकाल चुके हैं कि जिसमें उन्होंने ये बता दिया कि हम इस रिजीम को पसंद नहीं करते। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया से निकलकर प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके जद्दोजहद करना, मेरा ख्याल है उसके लिए एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है जो इस वक्त पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों के पास नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि बांग्लादेश की तरह कोई यहाँ पे इनकलाब आएगा या लोग सड़कों पे चढ़ दौड़ेंगे। एक 9 मई हमारे सामने मौजूद है। उस दिन जो भी गम और गुस्सा था उसके बाद के वाकयात ये साबित करते हैं कि शायद इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजी फिल वक्त ये जो जलसों की एक सीरीज हम देख रहे हैं, पीटीआई कह रही है कि जी हम जलसे करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे, आवाम को मोबिलाइज करेंगे। लाहौर का शो उसी तरह से एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो होना चाहिए था, जो जिसका दावा करी थी पीटीआई, वो तो नहीं हो पाया। लेकिन ये जो सारे जलसों का एक सिलसिला है, इसे अचीव क्या करना चाह रही है? क्या इन जलसों के जरिए बानी पीटीआई को जेल से बाहर ला पाएंगे?
बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है इससे अचीव ये करना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली जो अपोजिशन में होती हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने कारकुन को इंगेज रखें ताकि कारकुन डिसहार्ट ना हो, उसमें नाउमीदी ना आए और वो परेशान होके नाराज होके घर ना बैठ जाए। तो कारकुनों को एक्टिव रखने के लिए, अपनी पार्टी को, अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर जान डालने के लिए इस तरह की रूटीन की पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जाती हैं। दूसरा एक और पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने देखा कि 2018 में जब इमरान खान आए तो उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत बड़ा धरना लेके इस्लामाबाद आए थे, लेकिन कुछ हो नहीं सका था। वो एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी तो थी, ठीक। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हुकूमतें पहले या दूसरे साल में उनको घर भेजना खासा मुश्किल होता है। इसलिए ये रूटीन की एक्टिविटी तो हो सकती है कि जिसमें आप अपने कारकुनों को एंगेज कर रहे हैं, कुछ जज्बाती बातें हो रही हैं, नारे लग रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियाद पे ये समझना कि हुकूमत घर चली जाएगी या ये इमरान प्रैक्टिकल खान नहीं होगा। जेल से बाहर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अभी देखते हैं कि क्या तैयार करता है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे थे जुनैद के सीरीज चल रही है, मैंने भी यही समझा कि सीजन एक पूरा आएगा। नहीं, वो की जानिब से ट्रैक रिकॉर्ड है ना, 126 दिन का धरना, आपको याद होगा। बिल्कुल। वो भी एक सीरीज ही थी जलसों की और धरने की। तो अब लगता है कि कुछ हासिल करना तो चाह रही है पीटीआई, लेकिन अभी तक जो 2 शो हुए हैं उसके अंदर कोई ऐसी परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी है। और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए फेसबुक के बानी की, मालिक की, मार्क ज़करबर्ग की, जो दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल हैं। ताहम उनकी वजह से जो खबरें अब ये आ रही हैं कि जो तब्दीली रोनुमा हो रही है, जो नई नई पॉलिसीज़ लेकर आ रही है मेटा, अब ये कहा जा रहा है कि उनकी शोहरत के हवाले से उनकी ज़िंदगी का एक नया पहलू सामने आया। बिल्कुल जी, वो अमीर तो बहुत है लेकिन उनकी शोहरत, उनकी सादा तर्ज ज़िंदगी है। लेकिन हाल ही में 2 सोने की चेन और बेशकीमत घड़ी पहनने नज़र आए हैं। वो कहा जाता है कि वो बड़े सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, और कहाँ पर इतनी बेशकीमत घड़ियाँ, चेनें और इस तरह की चीज़ें पहने जाना, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 7 करोड़ रुपए से ज़ायद की बनती हैं। स्विस कंपनी है जो हर साल ऐसी 5 घड़ियाँ तैयार करती है, और उसका एक जो है वो घड़ी का जो तैयार किया उन्होंने सैंपल, वो इनको भेजा गया है, जिसका डिज़ाइन जो है वो कहकशां जैसा होता है, जबकि इस पर 24 कैरेट सोने के पत्ते मौजूद हैं। और इसका जो स्ट्रैप है वो मगरमच्छ की खाल से तैयार किया जाता है। बड़ी मुनफरिद है भाई ये वॉच, और इतनी महंगी चीज़ें आप पहनते हैं। और साथ ही आप उनके बारे में चर्चा ये भी है कि वो बहुत सादा तर्ज ज़िंदगी, लेकिन मेरे ख्याल में उनके हिसाब से, जितने वो अमीर और दौलतमंद हैं, उनके हिसाब से ये काफ़ी सादा तर्ज ज़िंदगी है, क्योंकि पाकिस्तानी जस्ट 6-7 करोड़ ही तो बन रहा है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। और आप देख सकते हैं इस घड़ी को भी, जिसके अंदर शाह साकिब भी लगा हुआ है उसका टुकड़ा। और जिस तरह से आपने बताया कि बड़ी ही मुनफरिद और नायाब किस्म की ये घड़ी है, जो कि मार्क ज़करबर्ग इसे इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद बात होगी लेबनान और इजराइल, जो इस वक्त जंग शुरू हो गई है उसके हवाले से। लेबनान ने क्या कुछ अब तक किया है और इजराइल क्या दावे कर रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। इसके बाद आपको कहेंगे खुशामदीद नाज़रीन। लुबनान से इसराइल पर सबसे बड़ा हमला किया गया है, और इसमें इसराइल के अंदर अहम मकामात को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। इससे पहले आपको याद होगा कि हिज़्बुल्लाह के जो कारकुनान थे, जो रहनुमा थे, उन्हें टारगेट किया गया था। उनके पास मौजूद जो जरिया मौसला था, पेजर्स के ज़रिए, और फिर उसके बाद वॉकी टॉकीज़ के ज़रिए। और अब ये बताया गया है कि रॉकेटों ने सरहद से अंदर जाकर 50 किलोमीटर तक मुख्तलिफ इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाया है। और इसराइली शहर हिफा और रमात डेविड एयरबेस भी हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमलों का निशाना बने। बिल्कुल जी, लेकिन इजराइल इसके बिल्कुल बरअक्स बता रहा है। इजराइल के ये दावे हैं कि उनका नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, बजाय इसके कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। उनकी जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि उनका कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो खबरें बता रही हैं, जो गर्दिश कर रही हैं, वो ये हैं कि उन्होंने अपनी तमाम तर जो एमरजेंसी जो देनी थी, अपनी ट्रीटमेंट्स देनी थी, वो भी तमाम की तमाम अंडरग्राउंड शिफ्ट कर दी हैं, अपने अस्पतालों की बेसमेंट में शिफ्ट कर दी गई हैं। निज़ाम है शाल उनका आयरन डोम, जिसके ऊपर वो बड़ा इतराते हैं और वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे जदीद
जदीद और मौसर दिफाई निज़ाम है, उसके ऊपर बार बार सवालात उठ रहे हैं। इससे पहले जब ईरान ने मिज़ाइलों की बरसात की थी और अब ये लिबनान ने मिज़ाइल बरसाए हैं, तो वो जो दिफाई निज़ाम है वो क्या इतना मौसर नहीं है? और इसका मतलब है कि इसराइल को टारगेट किया जा सकता है। वो जो एक हवा बना हुआ था कि जी बहुत ही मौसर और जदीद निज़ाम है हमारा, हमें कोई हिट नहीं कर सकता, हमें कोई लेकिन टारगेट उनका नहीं वो कर दिफाई सकता। निज़ाम भी इस बार फेल हो चुका है। बहुत सारे रॉकेट ऐसे हैं जिनको वो रोक नहीं पाया है। तो अब इस हवाले से क्या आने वाले दिनों में पेशरफ्त हो सकती है, क्या रुख इख्तियार कर सकती है ये लड़ाई? सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर आलमी उमूर हैं, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये सिलसिला अब चल निकले, लड़ाई कहाँ पे जाके रुकेगी और कहीं दोबारा से एक और फ़लस्तीन की तरह लुबनान को भी खंडर में तब्दील करने की साजिश तो नहीं दिखाई दे रही आपको इसराइल की तरफ से इसमें? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके 4 पहलू पे हम नज़र रखते हैं। पहली बात ये है कि गज़ा और वेस्ट बैंक की जानिब आप देख रहे हैं कि जो मुताहरिब क़ुव्वतें हैं, उनके हवाले से इसराइल की पेशकदमी जारी है और ज़ुल्म-ओ-सितम का जो सिलसिला है वो उसी तरफ जारी है। और लेकिन दूसरी जानिब हमास की जानिब से जो हमले हैं उनमें कमी नज़र आ रही है। जबकि इसराइल की जानिब से ज़्यादा बड़े हमले जो हैं वो, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, वो लबनान के खिलाफ किए जा रहे हैं। उनका स्केल भी बहुत बड़ा है और उनकी नौइयत भी काफ़ी मुतनव्वे है। तीसरी बात ये है कि अमेरिका के इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं और आप देखते हैं कि दोनों जो बड़ी पार्टीज़ हैं, वो किसी हद तक जूइश लॉबी की हमदर्दी चाहती हैं ताकि वो उनकी सपोर्ट हासिल कर सकें। तो इस अगले 1-2 माह के दौरान इसराइल जो अमेरिका का सियासी माहौल है, उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता है कि उनको पता है कि इसराइल को नाराज़ करना दोनों जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस इलेक्शन से पहले जितना ज़्यादा जाहिरियत का मुज़ाहरा कर दिया जाए, जितना ज़्यादा इलाके पे कब्ज़ा कर लिया जाए, जितना ज़्यादा हिज़्बुल्लाह की दिफ़ाई क़ुव्वत को कमज़ोर किया जाए, उतना वो करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये बुनियादी उनकी हिकमत अमली नज़र आती है। और दूसरी बात ये कि जो तनव्वुर है इसराइल के हमलों में, वो बहुत मैं समझता हूँ अहम है कि हमले जो हैं वो सिर्फ फ़ज़ाई बमबारी के ज़रिए नहीं किए जा रहे, बल्कि जिस तरह आपने कहा कि जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, वो अगर जिस तरह प्रिंटर्स और वॉकी टॉकीज़ को उन्होंने इस्तेमाल किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी मंसूबाबंदी में कम से कम 5 से 10 साल उनको लगे थे। जिस तरह से वायरस के थ्रू उनको टारगेट किया गया है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहम्मद अली साहब। हम देखें तो इस वक्त एंटोनियो गुतेरेस भी ये कहते हैं कि लिबनान को भी दूसरा गजा नहीं बनने दिया जा सकता, ये जंग रोकना ही एक आखिरी हल होगा अमन कायम करने के लिए। तो क्या समझते हैं कि अब कोई हातिर खा इक़दाम किए जाएंगे, संजीदगी से लिया जाएगा ताकि एक और खित्ते को, एक और मुल्क को जंग की नज़र ना कर दिया जाए? देखें, ये इसका जंग का जो मैदान जंग, इसका एक पहलू है जिसमें इसराइल बेइंतहा तशद्दुद और जुल्म का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू हम नहीं फोकस कर रहे, वो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो पहलू है उसका सिफारती और सियासी महाज, जिसके ऊपर आप जानती हैं कि कल जेरूसलम पोस्ट में जो बड़ा अहम मजमून भी आया है कि जिसमें कहा गया है बड़े अहम पॉलिसी साज माहिर की जानिब से कि इसराइल को ना सिर्फ जो नस्ल कुशी है फ़लस्तीनियों की और साथ ही साथ अराजी पे कब्जा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको मुसलमान ममालिक के अंदर राय साजी भी करनी चाहिए ताकि मुसलमानों के अंदर गम गुस्से का में कमी लाई जा सके और इसराइल के ताल्लुकात और उसके मफादात को आगे मजीद बेहतर अंदाज में प्रमोट किया जा सके। तो ये उसकी एग्जाम्पल वो हम ये भी समझ सकते हैं जो यरूशलेम के आर्टिकल के अंदर भी लिखा गया है, इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है, डायरेक्टली कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात के लिए बड़े बेहतर साबित होंगे। ये उसी की एक कड़ी है। जी बिल्कुल, तो यही मैं कह रहा हूँ कि इस जंग के 2 महाज हैं, एक जो है असलहे का महाज है और दूसरा सियासत और सिफारत का महाज है, और दोनों इतने ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसराइली जो फैसला साज और बाअसर हल्के हैं वो ये समझते हैं
कि इस जमीनों के ऊपर कब्जे और नस्ल कुशी को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते जब तक कि हम मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं करते और उनके साथ तिजारती रवासिम कायम नहीं करते और उनके अंदर गम गुस्से को कम नहीं करते। और ऐसे पोटेंशियल लीडर्स को इंगेज करना चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए ताकि मुसलमानों के अंदर आप हम अपनी इस थ्योरी से मोहम्मद अली साहब प्रोटेक्ट कर सकते। आप एग्री करेंगे इस थ्योरी से कि अगर बानी पीटीआई आ जाते हैं तो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान बहाल हो सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी तौर पे, माशी तौर पे और सियासी लिहाज से भी मुआवन साबित हो सकता है इसराइल, और टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए भी, ज़राअत की बेहतरी के लिए भी मुआवनत इसराइल पाकिस्तान के लिए फराहम कर सकता है। तो हम अपने इन मफादात को तरजीह देंगे अपने फ़लस्तीनी भाइयों के ऊपर होने वाली नस्ल कुशी और कत्ल गारत के ऊपर? देखिए, बहुत अहम सवाल किया। इसके तीन पहलू। पहली बात यह कि जेरूसलम पोस्ट 92 साल पुराना इंतहाई बाअसर अखबार समझा जाता है इसराइल के सेहूनी पॉलिसी साज हलकों में, तो ये एक संजीदा तहरीर है। दूसरी बात कि इसका उन्वान देखें क्या है। इसका उन्वान ये है कि चौथी जो सालगिरह है अब्राहम अकॉर्ड की, इसके मौके पे इसराइल की नई हदबंदी, यानी कि ये जितने इलाके पे आज इसराइल ने कब्जा किया है, ये नस्ल कुशी की है, अब अगला स्टेप ये होगा कि इसको भी इसराइल की हदों को के अंदर एब्जॉर्ब किया जाए और एक नया नक्शा बने जिसको मुसलमान ममालिक से तस्लीम करवाया जाए। तो इस हवाले से ये जो पहलू है, दो दलाइल उस मजमून में दिए गए हैं। पहली दलील ये है कि जनाब चूंकि बानी पीटीआई की मकबूलियत है तो वो राय साजी में बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है मुस्लिम दुनिया का, उसके अंदर। दूसरी बात ये की उन्होंने कि चूंकि उनका मौकिफ वैसे भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट और फौज मुखालिफ है, तो उनके अंदर उनकी सियासी पोजीशन भी ऐसी है कि वो फौज पे दबाव डालें कि वो फलस्तीन के हवाले से अपने उसूली मौकिफ पे नजरसानी करे। तो ये दो दलाइल दिए गए हैं इस मजमून में कि जनाब एक जानिब जो नस्ल कुशी जारी है फलस्तीन के अंदर और हमले जारी हैं लबनान के अंदर, उसके बाद अब मुस्लिम दुनिया के अंदर राय आमा को इस्तवार करना, तिजारती और सफारती लेकिन क्या वजह है करना, मोहम्मद अली साहब, ये मुस्लिम दुनिया के साथ क्या मसला दरपेश है? क्योंकि अगर हम बात करें इसराइल की, उसके हामियों की, उसके दोस्तों की, तो वो बड़े साबित कदमी के साथ और बड़ी क्लैरिटी के साथ उसके साथ खड़े हुए हैं, उसके हर स्याह सफ़ेद इक़दाम की हिमायत भी करते हैं, उसको स्ट्रेंथन भी करते हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा बटी हुई है और इस तरह के जो तबसरे हैं वो लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें वज़न तो है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी फ़लस्तीन अकेला खड़ा है। आपने बिल्कुल सही कहा और आपके तवज्जुह से बताता चलूं, देखिए मुस्लिम दुनिया के बुनियादी तौर पे चार उनको आप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अमूमी तौर पे पूरी मुस्लिम दुनिया जो है उसकी राय आमा है, जो कि नजरियाती और जज्बाती एतबार से मुकम्मल फलस्तीनी भाई बहनों के साथ खड़ी हुई है। लेकिन जो रियासती हैं और जो रियासतें और हुकूमतें हैं, उनके तीन ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप वो है, मैं नाम नहीं लेता, जिनके बाज़ाब्ता सियासी, सिफारती और दिफाई ताल्लुकात भी हैं इसराइल के साथ। दूसरे कैटेगरी में वो ममालिक आते हैं जो वेट कर रहे हैं कि ये नस्ल कुशी की मुहिम का खात्मा हो और फिर इसराइल के साथ शीरो शुक्र होके ताल्लुकात बहाल किए जाएं। और तीसरी कैटेगरी उन चंद ममालिक की है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, मलेशिया जैसे चंद ममालिक शामिल रह गए हैं, जो कि नजरियाती एतबार से इसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी समझते हैं, इसराइल को एक गासिब रियासत समझते हैं और मसले फ़लस्तीन के देरपा हल को वो फ़लस्तीन की आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के क़याम से मशरूत करते हैं। लेकिन ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि ये जो आखिरी ग्रुप है ये चंद ममालिक पर मुश्तमिल है और वो नुमाइंदगी करता है मिन हैसुल कौम पूरी मुस्लिम उम्मा के जज्बात और नजरियात की। तो लेकिन कई रियासतें ऐसी हैं मोहम्मद अली साहब, फिर क्या किया जाए? तो सर फिर क्या किया जाए, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से फ़लस्तीन जल रहा है, लेबनान भी इस जंग का हिस्सा बन चुका है, तो अगर तमाम ममालिक अब भी खड़े नहीं होंगे तो एक एक करके सबको निशाना बनाया जाएगा, बजाय इसके कि सब मुत्तहिद हो जाएं और फिर एक ही साथ फ़लस्तीन के हामी बन के जंग लड़ें। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इसके दो ही तरीके हैं। फौरी तरीका ये है कि देखें, इस वक्त दुनिया में एक ही मुल्क है अमेरिका, जो कि अगर सिफारती, सियासी, माशी और दिफाई पाबंदियां अगर इसराइल पे लगाए तो वो जंग बंदी हो सकती है, लेकिन वो लगाएगा नहीं। दूसरी तरफ ये है कि मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हों और वो मिलकर
इस खतरे को चैलेंज करें। पहली स्टेज में कम से कम वो इतना तो करें कि अपने सियासी और सफारती रवासिम इसराइल से मुनक़ता करें, तिजारत का खात्मा करें, उस पर सफारती पाबंदियां लगाएं, ताकि कम से कम उसकी जो पॉलिसीज हैं उसकी कीमत तो उसको अदा करनी पड़े। सलामती काउंसिल इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि कहा जाता है सलामती काउंसिल बड़ा बाइख्तियार है, लेकिन वीटो पावर की वजह से वो अपने इख्तियारात से बाहर निकल के काम नहीं कर सकता, तो फिर कौन करेगा? मतलब इस सब के लिए ग्राउंड्स कौन बनाएगा? देखिए, सलामती काउंसिल का जो बुनियादी मकसद और रोल है, मैं हकीकत में ये बताना चाहता हूँ, वो बड़ी ताकतों के मफादात को प्रोटेक्ट करना और उनकी पॉलिसीज को लेजिटिमाइज करने का काम करता है। वो कोई तीसरी दुनिया के ममालिक के हुकूक की कालमबरदार नहीं होता। उसके लिए जनरल असेंबली में आपके मुस्लिम दुनिया और तीसरी दुनिया के लोग जाके अपनी तशवीश का इजहार करते रहते हैं, लेकिन वो एक एनुअल रिचुअल है, उसका कोई खास असर सलामती काउंसिल पे पड़ता नहीं है। हकीकत में जो सलामती काउंसिल है वो तो आप जानती हैं कि अमेरिका, रूस और चीन की जो बाहमी चपकलिश है उसकी एक विक्टिम बन चुकी है, जिसकी वजह से अगर अमेरिका के खिलाफ कोई करारदाद भी लाई जाती है या इसराइल के खिलाफ कोई करारदाद लाई जाती है तो उसको वीटो कर दिया जाता है, तो उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। अब फ्यूचर में जो नए इमर्जिंग ब्लॉक्स हैं, जिस तरह SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स है, ये वो एक मुतबादिल पावर सेंटर्स इमर्ज कर रहे हैं जो कि शायद मुस्तकबिल में तीसरी दुनिया के ममालिक को एक उम्मीद दें कि दुनिया में ताकत के तवाज़ुन को बैलेंस किया जा सके और कोई उनकी सुनवाई हो सके। क्योंकि ये जो हम ये उम्मीद ही जाहिर कर सकते हैं मोहम्मद अली साहब के आने वाले दिनों में तमाम मुस्लिम उम्मा होश के नाखून ले और यकजा हो जाएं, ताकि मिलकर जो है वो इजराइल का सामना किया जा सके और इस जंग को किसी हद तक रोका जा सके, फ़लस्तीन को बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर आलमिया हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह थे कि अमेरिका कभी भी पीछे नहीं हटेगा या अपने जो तमाम तर ताल्लुकात हैं वो इजराइल के साथ ख़राब नहीं करेगा, तो ये एक तरह से हकीकत भी है जुनैद। बिल्कुल, और सदारती इंतखाबात सर पे हैं, इस वजह से अमेरिका ये रिस्क कभी नहीं लेगा, अपने वोटर्स सपोर्टर्स को नाराज़ नहीं करना चाहते, जो भी दोनों सदारती उम्मीदवार हैं, कमला हैरिस हों या फिर डोनाल्ड ट्रंप। तो अब देखते हैं कि ये जो जंग है क्या रुख इख्तियार करती है आने वाले दिनों में। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आपको एक ऐसे मशरूब से मुतल्लिक बताते हैं जो बहुत ही महंगा है और ये मशरूब हीरो के साथ पेश किया जाता है। बहुत ज़बरदस्त है। आप पीना चाहेंगे ऐसा मशरूब? बिल्कुल पीना चाहूँगी, लेकिन क्या हीरे खाने भी होते हैं इसके साथ? नहीं, वो अब यही तो बताते हैं अपने नाज़रीन को कि एक दो नहीं, पूरे 150 हीरे हैं जिसके साथ इसे पेश किया जाता है। एक रेस्टोरेंट ये कॉकटेल पेश कर रहा है जो 150 हीरों के साथ उम्दा तरीके से ग्राहकों को ये मशरूब पेश करता है। शिकागो का ये रेस्टोरेंट है, शिकागो की एक इतालवी रेस्टोरेंट है एटालिना ने ये मशरूब मुतारिफ कराया, जिसका नाम मैरो मार्टिनी है और ये किस्म का कॉकटेल है जो मुख्तलिफ फलों से मिलकर बनता है। इसमें टमाटर का जूस होता है, लेकिन इसमें समझ नहीं आ रही है, का जूस होता है और इसके अलावा लीमू भी शामिल होता है, लेकिन ये जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स से लग नहीं रहा कि बहुत टेस्टी होगा। नहीं, लेकिन ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट सबका मिक्सचर है वो, बट कॉकटेल जूस होना एक अच्छी बात है। उसके अंदर हीरों का क्या कॉम्बिनेशन है और क्या हीरे खाए जाते हैं? यही चीज़ है कि इसके टेस्ट से ज़्यादा इसके साथ जो 150 हीरे पेश किए जाते हैं वो इसकी इम्पोर्टेंस को या इसकी जो इनफरादियत है उसको बढ़ा देते हैं। तो मैरो मार्टिनी की कीमत है $13,000 सिर्फ। $13,000 ये एक्सपीरियंस करना है। लेकिन अगर वो जो उसके अंदर हीरे हैं वो भी साथ दिए जाएंगे तो फिर पीना पड़ेगा। पाकिस्तानियों को जरा ये भी बता देते हैं ना कि पाकिस्तानी 36 लाख रुपए इसकी मालियत बनती है। तो 36 लाख रुपए का मशरूब अगर आप पीना चाहते हैं तो आपको रुख करना पड़ेगा शिकागो। जी बिल्कुल, तो हम लोग यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि चरना जजीरा जो है उस पर क्या कुछ दरियाफ्त हो रहा है, क्या उसकी नौयत है और वो कहाँ पर वाक़ है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे और जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि एक ऐसा चरना नामी जजीरा है, वो कहाँ पर पाया जाता है जी? वो पाकिस्तान के इलाके बलोचिस्तान में पाया जाता है और ये पाकिस्तान का दूसरा मैरीन प्रोटेक्टेड यानी कि समुद्री हयात के लिए महफूज इलाका करार दिया गया है। चरना को तकरीबन जो है कराची के मुबारक विलेज के करीब ये है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर तमाम जो आबी हयात हैं वो महफूज हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं और पाए भी गए हैं वहाँ पर। बिल्कुल, और बड़ा ही खूबसूरत ये जजीरा है। समुद्र का पानी यहाँ पे 20 से 60
फुट तक गहरा है। ये चरना जजीरे की तस्वीरें नाज़रीन, ये कोई इंटरनेट से डाउनलोड की हुई नहीं, बल्कि हकीकी तौर पे ये इतना खूबसूरत जजीरा है जहाँ पे बलूचिस्तान काबीना के इजलास के दौरान इसका जिक्र भी हुआ चरना जजीरे के हवाले से। और ये कहा जा रहा है कि जी इसको मज़ीद अब इसकी बेहतरी के लिए और समुद्री हयात के लिए अब इसे आवाम के लिए भी खोला गया है। यहाँ पे वेल हैं, शार्क्स है, कछुओं और परिंदों समेत तमाम जानवरों को पकड़ने, उनका शिकार करने या जाल में फंसाने पर पाबंदी होगी, जिनकी नस्लों को मादूमी तौर पे ख़तरा लाहक है। लेकिन जी ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्कूबा डाइविंग, ज़ेर आब तैराकी, कल्फ डाइविंग, जेट स्कीइंग, कश्ती रानी, सर्फिंग या माहीगीरी कुछ भी नहीं किया जा सकता। इन तमाम पर पाबंदी है, क्योंकि जो हम लोग जिस तरह से जाते हैं जजीरों पर, ऐसी जगहों पर, और जिस तरह से हम आबी हयात को तंग करते हैं, तो उसकी वजह से इन तमाम कामों पर पाबंदी आई। अवेयरनेस पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में खूबसूरती की और सियाहती मकामात की कमी नहीं है, लेकिन लोगों का किस तरह से वहाँ पे बर्ताव बेहतर किया जा सकता है, उनके अंदर अवेयरनेस लाना ये बहुत ज़रूरी है। तो मौज़म खान साहब टेक्निकल एडवाइज़र हैं WWF के, हमारे साथ मौजूद हैं। मौज़म खान साहब, वेलकम टू पाकिस्तान मॉर्निंग। ये चरना जजीरा जो कि लगता है कि किसी यूरोपीय मुल्क का जजीरा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वाक़ है, हुकूमत की तरफ से अब इसकी बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, समुद्री हयात को यहाँ पे मज़ीद महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तो क्या प्लान्स हैं हुकूमत के, और अवाम कब से इससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे? चरना जजीरा कराची के करीब मौजूद है और इसको अब हुकूमत बलूचिस्तान ने प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया है। ये पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिस पे हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि जितनी चीज़ों को आपने नाम लिया है उनमें किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं होगी, लेकिन कंट्रोल होगा। मतलब स्कूबा डाइविंग पे मुकम्मल इजाज़त होगी, लेकिन वो लोग जो नॉन प्रोफेशनल हैं और जैसे कोरल पे चल रहे होते, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या जैसे माहीगीरी के वो जाल हैं जो कि नुकसानदेह हैं, उनको रोकने के लिए जाएंगे। लेकिन आम आदमी को जाने के लिए वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, और जो लीगल शिकार है उस पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन ये क्योंकि सर अगर लीगल अगर माहीगीरी की जाएगी, वहाँ पर फिशिंग की जाएगी, तो उसके अंदर भी तो वो मछलियाँ आ सकती हैं जो बड़ी नायाब हैं, जिनके मादूम होने का खदशा है। अब यकीन मुमकिन हो सकता है, लेकिन क्योंकि कंट्रोल शिकार होता है, हर किस्म के जाल में इस किस्म की चीजें नहीं आती। मुख्तलिफ किस्म के वो जाल डाल जाएंगे जिनका नुकसान नहीं होता। जिन जानवरों का आपने नाम दिया वो बहुत बड़े जानवर हैं और वो आमतौर पे इन जालों में नहीं आते, तो वो उनके शिकार पे इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये चूंकि कुदरत का एक ऐसा तोहफा है और हम पे इंटरनेशनल कंपल्शन भी है, हमारी नेशनल कंपल्शन भी है कि हम अब पाकिस्तान के में ऐसे खूबसूरत इलाके हैं या जहाँ पर हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, उनको महफूज बनाएं। CBD का एक कानून है जिसके तहत पाकिस्तान को और दुनिया के तमाम मुल्कों को सन 2030 तक अपने 30% हिस्से को प्रोटेक्टेड बनाना है। तो ये उस तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसके लिए हुकूमत इसके अंदर कोई टूरिज्म के लिए कोई इस तरह की अट्रैक्शन भी बनाई जाएंगी, डिफरेंट किस्म की बच्चों के लिए प्ले एरियाज या कुछ इस तरह की, ताकि टूरिज्म जो है उस तरफ लाया जा सके, क्योंकि अभी तो चरना जजीरे के बारे में किसी को पता भी नहीं होगा। नहीं, मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा जजीरा है, इस पे किसी किस्म का कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। जो करीब तरीन आबादी है, जो बलूचिस्तान में बुंडेवारी है या गडानी पर, एक इंफॉर्मेशन सेंटर शायद इस्टेब्लिश किया जाएगा जहाँ से जाने वालों को मालूमात फरमाई की जाएगी। लेकिन ये कोई इस तरह का पार्क नहीं है जहाँ बच्चों के लिए। अच्छा खान साहब, मौज़ूम खान साहब, कितना कुल रकबा होगा चरना जजीरे का, और क्या कोई बोट सर्विस शुरू की जाएगी हुकूमती सतह पे जो लोगों को लाए और वापस ले जा सके? गालिबन हुकूमत की तरफ से कोई इस किस्म की चीज़ फैसिलिटी तो नहीं होगी, लेकिन कोई प्राइवेट सेक्टर यहाँ भी वीकेंड्स पर, जैसे जो हमारा मौसम शुरू होता है अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। तो हुकूमत की तरफ से कोई इस किस्म की फैसिलिटेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है। इलाके को तहफ़्फ़ुज़ देना है, इसके बारे में मालूमात करनी है, इसके बारे में मालूमात जमा करनी है, इसके बारे में इसको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना है, इसको मैनेज करना है सही तरह से। मौज़ूम खान साहब, हम देखते हैं दीगर ममालिक के जो जजीरे हैं या इस तरह की जो प्लेसेस हैं, उनको ना सिर्फ महफूज बनाया जाता है बल्कि टूरिस्ट अट्रैक्शन पैदा की जाती है ताकि वहाँ से एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सके। महफूज तो ऐसी जगहों पर बनाना है, लेकिन टूरिज्म को भी तो प्रमोट करना है।
जिस किस्म की टूरिज्म यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ये उस किस्म का जजीरा नहीं है जो बहुत बड़ा, ये एक बहुत ही छोटा सा जजीरा है और यहाँ पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन की जाती है तो हम कुदरती माहौल को खराब करेंगे। सही। लिहाजा यहाँ पर लोगों को जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, मरीन लाइफ को स्टडी करने पे कोई पाबंदी नहीं होगी और किसी इस किस्म की चीज़ों पे पाबंदी नहीं होगी। लेकिन इसको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना, लोगों के लिए अगली नस्लों को महफूज करना, ये इसका मेन मकसद है। अच्छा खान साहब, ये साहिल समुंदर से लगभग कितने किलोमीटर अंदर होगा जिस पे ट्रैवल करके बोटिंग के ज़रिए, कश्तियों के ज़रिए वहाँ पे पहुँचा जा सकता है, और एक वक्त में कितने लोग वहाँ पे समा सकते हैं? कुछ रफ आइडिया है? ये तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर है, जिस जगह से आप जा रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। अच्छा। लेकिन ये यहाँ पर जज़ीरे पे लोग खुद बहुत कम जाते हैं जो सिर्फ क्लिफ डाइविंग के लिए करते हैं। तो इर्द-गिर्द का माहौल इतना खूबसूरत है कि वो उसी में मशहूर होके रहते हैं, वहीं पर डाइविंग करते हैं, वहीं पे जानवरों को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं। अगर आप खुशकिस्मत होंगे तो व्हेल या कोई जायंटिक जानवर भी आपको दिख जाता है और आप उसको देख के एन्जॉय कर रहे होते हैं। यही इसकी एन्जॉयमेंट है और ये कोई आम किस्म का पार्क नहीं है, प्रोटेक्टेड एरिया है जी। ठीक है, और ये जो आप बता रहे हैं कि समुद्री यहाँ पे हयात मौजूद है, वेल भी हैं, दीगर मछलियाँ भी हैं और शार्क भी हो सकती हैं, तो क्या सेफ्टी मेजर्स लेना कितना ज़रूरी होगा कि कोई चीज़ लोगों को या वहाँ पे जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनको नुकसान ना पहुँचा दे? ऐसा है कि यहाँ से कोई खतरनाक शार्क में से रिपोर्ट नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन दूसरी शार्क की बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो कि इंसान से उनका किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। मसलन व्हेल शार्क दुनिया की सबसे बड़ी मछली है जो 50 और 60 फुट के दरमियान भी हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौज़ूम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और चरना आइलैंड को महफूज बनाने के लिए, उसको मज़ीद प्रमोट करने के लिए। और अब कुछ बात हो जाए, बॉलीवुड की स्टार हैं दीपिका पादुकोण, जिनको आप जानते हैं, और वो माँ बन चुकी हैं। उनकी सोशल मीडिया पे तस्वीर भी इस वक्त काफ़ी शेयर की जा रही हैं, उस पर काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं, उसे पसंद किया जा रहा है। और अब उन्होंने लिखा है कि माँ बनने के बाद अपनी ज़िंदगी वो बदली हुई महसूस कर रही हैं, उसमें बड़ी तब्दीली आ चुकी है और अब वो सिर्फ बेटी को फीड कराएंगी और खूब सोएंगी और बस यही अमल बार बार दोहराना चाहती हैं। जी हाँ, दीपिका पादुकोण और उनके खामद अदाकार रणवीर सिंह के यहाँ 8 सितंबर को बेटी की पैदाइश हुई थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और उन्होंने कहा कि माँ बनने की खुशी महसूस कर रही हूँ और अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारूंगी, अपनी नींद पूरी करूंगी। ये दीपिका पादुकोण का कहना है। और जाहिर है तमाम जो हमारे देखने वाले हैं वो परदेश मुल्क से हों, यहाँ के हों या कहीं के भी हों, दीपिका पादुकोण उनके लिए स्टार हैं, हम सब के लिए स्टार हैं और इस वक्त वो मुंतज़िर हैं कि दीपिका पादुकोण अगला स्टेप क्या उठाती हैं। तो जी अब वो अपनी नींद पूरी करना चाहती हैं और अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। बिल्कुल, और अभी और बहुत कुछ है और जिस तरह से शुरू में इशाल ने भी आपको बताया था कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, आपका हफ्ता कैसा गुजरने वाला, इस पर बात होगी डिटेल में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बिल्कुल जी, स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। और अब कुछ बात हो जाए अच्छी खबर की, और वो रिलीफ जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे मुद्दतों से, अब थोड़ा सा उसमें पेशरफ्त हुई है और ये कि पाकिस्तान रेलवे ने तमाम मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में कमी कर दी है। कितनी कमी की है आप बताइए? 10% कमी कर दी गई है और ये तमाम ट्रेनों पर लागू होगी, वो चाहे एयर कंडीशन ट्रेन हैं या फिर तमाम जो दूसरी मुसाफिर ट्रेनें हैं, तमाम के लिए है जी ये 10% किरायों में कमी आज से नाफिजुल अमल होगी। और पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि तनख्वाहों में 20% इजाफे और दीगर अखराजात के बावजूद मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में कमी कर दी गई है। और दीगर अखराजात जो है वो पता नहीं कौन से हैं जिसके बावजूद जी 10% इस वक्त कमी की नहीं। देखें, मेरी बात सुने, जो हकीकत बात है वो ये कि अच्छा काम हो तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। चलें, थोड़ा ही सही कोशिश तो की है और उम्मीद करते हैं ये तसलसल जारी रहेगा। और ये कमी बुनियादी तौर पे जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले एक माह में तकरीबन 18 रुपए कमी की गई है, हर 15 दिन के बाद कुछ कमी होती है। इस बार भी एक बड़ी कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी हुई है, उसी की वजह से ट्रेन के किराए भी कम कर दिए गए। वो जो एक आसानी है, जो रिलीफ है, उसे आवाम तक पहुंचाया जा रहा है मुख्तलिफ शहरों में भी। इस हवाले से जो मुसाफिर हैं वो खुश हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन पे हमारे नुमाइंदे गौहर अली मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। गौर के बताइएगा कि इस वक्त मुसाफिर हैं बुनियादी तौर पे, वो इस कमी को जो 10% की गई है ट्रेनों के किरायों में, कितना खुशाइंद करार दे रहे हैं?
जी बिल्कुल ऐसे ही है। महंगाई के सताए आवाम के लिए ये अच्छी खबर है और महकमा रेलवे का ये इकदाम जो है खैर मुकदम का मुस्तहिक करार पाता है। जैसे मैंने बताया, महंगाई से आवाम सख्त परेशान है और जो हालात व वाक़यात हैं उसमें गुम गू की कैफियत में मुब्तला है। मुसाफिरों में इस हवाले से काफ़ी खुशी पाई जाती है, मुसरत पाई जाती है और उन्होंने इस इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। मुसाफिरों का ये कहना भी था कि मज़ीद जो है किरायों में कमी की जाए। दरअसल रेलवे जो है वो सियाह का एक विंग है और सियाहत के हवाले से रेलवे को गैर मामूली अहमियत हासिल है। जितनी ज़्यादा किराए में कमी होगी उतने ही रेलवे की आमदन में इजाफा होगा, क्योंकि रेलवे जो है बुनियादी तौर पे कम वसीला अफराद की सवारी है। जो अशराफिया है उनके लिए तो गौहर ये भी बताइएगा, क्योंकि आज से नाफिजुल अमल होगा ये जो किरायों में कमी का ऐलान किया गया है, तो क्या आज से ही किराए कम हो गए हैं? जी बिल्कुल, आज से ही ये किराए में कमी कर दी गई है और महकमा रेलवे ने जो किराए में कमी का ऐलान किया था उस पर अमल दरामद कर दिया गया है। आज 23 दिसंबर है, आज से जो है ये किराए कम कर दिए गए हैं और मुसाफिरों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा अहम बात यह है कि हमारे जो ज़राए आमद-ओ-रफ्त हैं वो पेट्रोल और उस पर डीजल पर इन्हिसार करते हैं। तो अगर पेट्रोल की कीमत कम होती है तो किराए में भी कमी होनी चाहिए। तो ये रास्त मुतनासिब हैं किराए और जो ईंधन है उसकी कीमत। दूसरे ममालिक जो ज़्यादा तरक्की याफ्ती ममालिक हैं उनके पास जो ज़राए आमदन है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जैसे बताया रेलवे ठीक है, हमारे पास वसाइल हमारी रेलवे के पास बहुत कम है, जिसकी वजह से हमेशा रिलीफ देना मुश्किल रहा है। लेकिन इस बार क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी वाक़ई हुई है उनकी कीमतों में, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो आवाम को भी दिया गया है। दीगर जो ट्रांसपोर्ट ज़राए हैं, जी हाँ, उसके अंदर भी कमी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, गौर अली हमारे साथ मौजूद थे। और अभी हम लास्ट वीक बात कर रहे थे जो मुख्तलिफ बस अड्डे हैं वहाँ पे हमारे नुमाइंदगान पहुँचे, वहाँ पे इसी तरह से लूटमार का सिलसिला जारी था। कहीं 10 रुपये कहीं 20 रुपये कमी की गई थी, यानी कि अगर कोई 1000 रुपये किराया है तो उसमें 10-20 रुपये से आप आवाम को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और आवाम जो है वो मुश्किलात से दो चार है। तो जिस तरह से हुकूमती सतह पर यह किया गया है कि 10% तमाम रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेनों का किराया कम किया गया है, तो मेरे ख्याल में बस स्टैंड का भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए गवर्नमेंट को और इस हवाले से भी कोई अनाउंसमेंट करनी चाहिए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हम कुछ आगे बढ़ते हैं, चीन की तरफ चलते हैं। चीन के चिड़ियाघर में एक मुनफरिद अंदाज देखने में मिला है। उन्होंने पांडास, क्योंकि उनके पास कम हो गए थे शायद, तो लोगों की तवज्जो उन्होंने कोशिश की है आवाम को एंटरटेन करने की, क्योंकि पांडा एक नायाब जानवर है और वो ना होने के बायस उन्होंने कुत्तों के ऊपर पेंट करके उन्हें पांडा बनाने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसका जो रद्द-ए-अमल है वो बाउंस बैक के तौर पे आया है। लोगों ने इस इक़दाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया बल्कि क्रिटिसाइज किया है। मनाजिर आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये बुनियादी तौर पे कितना फनी लग रहा है, मतलब खास किस्म के कुत्ते हैं जिनकी कुछ रिजेम्बलेंस है, लेकिन रही सही कसर जो इंतजामिया उनकी रिजेम्बलेंस सिर्फ इतनी सी है कि उनकी हाइट सेम है, छोटी छोटी हाइट के हैं। ये चाओ चाओ नस्ल के कुत्ते हैं बुनियादी तौर पे। और कुत्ते भी चीनी है ना, चाओ चाओ नाम भी देखें, अब नाम से पता चल रहा है चाओ चाओ। लोगों ने बड़ी इस पे लेदे की है और उन्होंने जो इंतजामिया थी उसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि जी आपको ये अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए सस्ती हरकत नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह तो कल को एक कुत्ते को शेर बना देंगे यार, मतलब नहीं, सूटेबल नहीं है। आपने चाओ चाओ को जिस तरह से पांडा बनाया है बहुत ही गलत हरकत है भाई। इसको आप इसको दोबारा वापस कुत्ते की तरह पेंट करें और दोबारा से इनको या नहलाएं धुलाएं और वापस अपनी शक्ल में लेकर आएं। मई के महीने में भी 2024 में मई में भी सूबे चियांगसो में एक चिड़ियाघर में ऐसा किया गया था और इस चिड़ियाघर में भी चाओ चाओ नस्ल के 2 कुत्तों को पांडा बनाया गया था और अब ये सिलसिला एक और जू में भी किया गया है। तो डॉग पांडा के नाम से इश्तिहार भी लगाया और बताया कि चिड़ियाघर में डॉग पांडास जो हैं वो अब मौजूद हैं, उन्हें देखा जा सकता है। लेकिन जी हम इससे निकलेंगे। ये है सिलसिला चीन के जू का, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से मुतासिर होते हैं वो भी इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और क्योंकि आज 23 सितंबर है और एजुकेशन के हवाले से बहुत सारी काविशें जो की जाती हैं, रबीउल अव्वल के हवाले से पैगाम दिया गया था तालीम रहे आम, और ये अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से किया गया है। और जिस तरह से अल-खिदमत फाउंडेशन अब से पहले भी हर महाज पर लड़ती आई है और अपनी खिदमत खल्क के प्रोग्राम हो,
कोई कुदरती आफत हो उस सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में भी अब एक पेशरफ्त उनकी तरफ से की गई है और बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम है तालीम रहे आम के नाम से, और जहाँ इंसानियत की बेलौस खिदमत की जा रही है अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से, तो वहाँ पे सैलाब हो, ज़लज़ला हो या कोई भी कुदरती आफत, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, अल खिदमत फाउंडेशन हमेशा मुतासिरीन की मदद के लिए पेश रहता है। तो अल खिदमत फाउंडेशन अब यतीम बच्चों के लिए ये ऑर्फन हाउस कायम कर रहा है जहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाएगी और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप की तरफ से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और हमारे साथ इस हवाले से खुसूसी मेहमान भी हैं सैयद वकास जाफरी साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं अल खिदमत फाउंडेशन के, और जिस तरह से अगर इनके जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इनका तारुफ आपसे करवाया जाए तो इनके आबा व अजदाद जो हैं वो ईरान के रास्ते बरे सग़ीर हिजरत करके आए थे, और आपका जो सिलसिला नस्ब है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है, तो इसीलिए ख़ानदानी नाम इनका जाफ़री है और इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा के उस्ताद भी हैं, तो इनकी अहमियत इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वकास जाफरी ने प्राइमरी तक मिडल तक तालीम माड़ी इंडिस कालाबाग से ही हासिल की थी और मैट्रिक से लाहौर तक इन्होंने सफ़र किया, और इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक, इनसे मज़ीद भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपका तारुफ अभी भी बहुत लंबा चौड़ा हम चाहते थे कि अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, बाकी गपशप आपसे करते हैं। मेरा ख्याल है कि काम का तारुफ होना चाहिए, और काम जो आप कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ भी है और ख़राज तहसीन के लायक भी है। अब ये जो सिलसिला आप तालीम का बच्चों का शुरू करने जा रहे हैं, यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी, और हम बार बार इस चीज़ को भी हाईलाइट करते हैं कि काम तो ये हुकूमतों के करने का है, लेकिन आप लोग ये जो काम कर रहे हैं ये एक जहाद के मुतरादिफ है। इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक पहले तो बताएगा जिसमें कितने बच्चे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे, तालीम हासिल कर पाएंगे, और पहले से कितने बच्चे हो चुके हैं मुस्तफ़ीद? मैं उसके भी देख रही थी, ज़्यादा शुमार काफ़ी। ये देखें ना, पाकिस्तान के मसाइल की रैंकिंग करें तो बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो अभी आप इंट्रो के अंदर बता रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी उम्र के 78 साल पूरे कर चुका है और उस वक्त शरह खानगी हमारा 68% है जी, जो जनूबी एशिया के ममालिक में सबसे कम है। पाकिस्तान की आबादी 1.98 के हिसाब से सालाना बढ़ रही है, जबकि हमारी शरह खानगी 1% के लिहाज से सालाना बढ़ रही है, और इस वक्त 2,62,00,000 बच्चे 5 साल से लेकर 9 साल की उम्र के वो स्कूल से बाहर हैं। तो अल खिदमत के कुछ प्रोजेक्ट्स तो वो हैं कि जो डिज़ास्टर है, हेल्थ के प्रोजेक्ट हैं, कम्युनिटी सर्विस के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन एक मुस्तकिल प्रोजेक्ट हमारा एजुकेशन का है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो तलबा मुआशी मसाइल और दबाव की वजह से तालीम से पीछे रह जाते हैं या मुश्किल महसूस करते हैं, तो अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप आस, अच्छा, उम्मीद, होप, हमने रबीउल अव्वल को जो है कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है कि आमद का महीना है, हमने कहा कि उससे बढ़कर जो है कि कोई नहीं हो सकता। हमने इस महीने को उन बच्चों और बच्चियों के नाम किया है कि जिनके लिए हम ये सहूलत फराहम कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा होता है, एकेडमिक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा होता है, ग्रेड्स बड़े अच्छे होते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं, लेकिन वसाइल की वजह से कि उनके पास तालीम के अखराजात पूरे करने के लिए रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, उनको किस तरह से आप रिकग्नाइज करते हैं? कहाँ से बच्चे उठाते हैं? स्कूल से उठाते हैं या फिर आप इलाके विजिट करते हैं? हमने ये जो अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप है ये बुनियादी तौर पर BS के तलबा और तालिबात के लिए, यानी जो इंटर तक तो पहुँच गए, यानी आपके ये भी मालूम है कि हर लेवल पर एक हमारे यहाँ फ़िल्टर लगा हुआ है। अगर बच्चे 100 बच्चे दाखिला लेते हैं प्राइमरी में, तो उनमें से जो है कि 60% ऊपर जा सकते हैं, 40% ड्रॉप आउट हो जाता है। इसके बाद मैट्रिक जो करते हैं फिर एक ड्रॉप आउट होता है, इंटर करते हैं फिर एक ड्रॉप आउट होता है। तो हमने उनको फोकस किया कि ताकि वो आला एजुकेशन स्टडीज़ के लिए जी कर सके। तो इस वक्त 1332 तलबात हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, BS और मुख्तलिफ शोबाजात के, कि जिनको हम कुल कितने शोबाजात हैं जिसमें आप उनको? हमने बुनियादी तौर पर BS के सारे शोबाजात, ठीक है, इसमें कॉमर्स भी है, IT भी है और मेडिकल और इंजीनियरिंग भी मौजूद है। और ये इसके लिए सेंटर्स बनाए गए हैं? नहीं, ये या फिर ऑनलाइन होगा? गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध बलूचिस्तान तक एक पोर्टल मौजूद है। अच्छा। तलबा और तालिबात उस पर अप्लाई करते हैं, एक मेरिट बनता है। ये पब्लिक तालीमी इदारों के लिए, देखिए जिस तरह आपको मालूम है कि मेरिट किसी भी इदारे में आप उनको फंडिंग करेंगे और वो किसी भी इदारे में तालीम हासिल बिल्कुल, यानी इस वक्त हम सालाना 7.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं इन बच्चों और बच्चियों को। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बाहर भेजेंगे अगले मरले पर, बिल्कुल अगले मरले पर हमारी कमिटेड है। आपने सवाल करेंगे, इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया कि जिन्होंने इंटर कर लिया है हालिया इम्तिहानात के अंदर 2000, कुछ मेरिट का भी आप इसमें? नहीं, मेरिट ये तो देखिए ना, मेरिट तो ज़रूरी है, जाहिर बात है कि एक बहुत बड़ी, अभी भी कल MD कैट के इम्तिहान हुए हैं तो चंद हज़ार सीटें मेडिकल की और 1.25 लाख बच्चे और बच्चियाँ हैं देने वाला, ये मसला है हमारे। तो एक मेरिट बनाना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि जो अच्छे, तो आपने कोई
स्पेसिफिक को टारगेट रखा है कि जो इस टारगेट को अचीव करेगा, इतने नंबर लेगा, उस बच्चे को आप स्कॉलरशिप? हमने 80% की हमने एक वो लगाई है, बार लगाई है, उसके बाद हम करेंगे और इंशाल्लाह हम हर साल इसको बढ़ा रहे हैं। इस वक्त पिछले 5 सालों में 5000 से ज़ायद तलबा और तालिबात जो है कि वो पास आउट हो चुके हैं और तकरीबन हमने कुछ 47 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया है। गोया ये एक हमारा एक बड़ा यानी आप समझिए फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि हम ये चाहते हैं और इसमें हमारे हिंदू कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे भी मौजूद हैं। ज़बरदस्त। और कल बल्कि पूरे पाकिस्तान में अच्छा हम इनको सिर्फ पैसे नहीं दे रहे, अगर इस तमीज़ के कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, क्रिश्चियन कौन है, रिगार्डलेस रीजन के हवाले से। अच्छा, कोई कोटा रखा गया होगा सब कि किस सूबे से कितने बच्चे लेने हैं ओवरऑल पाकिस्तान? हमने पाकिस्तान की आबादी के तनासब से, अच्छा, जिस हिस्से की जितनी आबादी है उतनी उस तनासब से जो डेमोग्राफिक हमारा कम वो है उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। तो इस वक्त ये अल्हम्दुलिल्लाह एक हम इसको जो है कंटिन्यू कर आपने दादोशुमार जमा किए होंगे यकीनी तौर पर। आपने बताया कि 62.8% शायद जो है वो शरह खवानगी है हमारे पाकिस्तान के अंदर। 62 जी, तो पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से गवर्नमेंट लेवल पर भी कोई काम चल रहा है? आपने उनके साथ भी कोई नेगोशिएशन की इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस वक्त ये जो है आप हैरान हैं कि पाकिस्तान में एक आयरलैंड, एक नॉर्वे, एक स्विट्ज़रलैंड और एक डेनमार्क, यानी इन 4 यूरोपियन मुल्कों की आबादी जो है कि तकरीबन 2.5 करोड़ के बराबर है। पाकिस्तान में 4 मुल्क है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, जिनके लिए स्कूल नहीं है, असाजा नहीं है, जिनके लिए सहूलियात मौजूद नहीं है। हमने ये किया कि एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम कि हमने पाकिस्तान में अपने पार्टनर तलाश किए हैं और वो बच्चे जो स्कूल से बाहर है, इस वक्त 100 लिटरेसी सेंटर हमने बलूचिस्तान में शुरू कर रहे हैं कि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते हम उनको जो है कि स्कूल में, तो इस वक्त 100 लिटरेसी सेंटर हम सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर कायम कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारे चौंड्रा स्कूल हैं हमारे थर पार्कर के अंदर, अच्छा, हमने कोई इस तरह जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उन इलाकों के अंदर हम काम करें। तो गोया जो मार्जिनलाइज इलाके हैं किसी वजह से वल्नरेबल हैं, वहाँ हम अपनी ज़्यादा कोशिशों को फोकस करते हैं ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाया जा सके। अच्छा, अभी वकास साहब किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काम तो बहुत बड़ा है और इस पे यकीनी तौर पे आप बता रहे हैं कि हर साल इसमें बेहतरी भी लाई जाएगी, इसमें इजाफा भी किया जाएगा। अभी क्या क्या मसाइल? सर चैलेंज तो ये कि हम ये चाहते हैं कि जो सुनने वाले हैं आपकी वसातत से या और इस तरह के लोग जो ताउन कर रहे हैं, हम इस सिलसिले को बढ़ाना चाह रहे हैं। दरअसल 1336 इस वक्त हैं या 5000 बच्चों को हम पढ़ा पाएँ तो ये स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है। जस्ट ए ड्रॉप ऑफ वाटर है ये जो आपका इग्नोरेंस का इतना बड़ा ओशियन है, तो इसमें हमें ज़रूरत है कि ज़ाहिर हम हर महीने कोई 9000 पर मंथ हर तालिब इल्म को हम ये देते हैं। हम उसकी कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, हम उनकी मेंटरिंग कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा कराम को उनके साथ बिठा रहे हैं ताकि वो जो आपने भी कहा ना कि क्या आगे भी आप लेके जाएंगे, बिल्कुल एमफिल PhD, बल्कि हम पूरी तरह कमिटेड है। इस वक्त हमारे जो ऑर्फन बच्चे हैं 30,000 बच्चे, वो ऑर्फन बच्चे हैं लेकिन उनको हम पढ़ा रहे हैं। वो इसके अलावा है इन जो 30,000 बच्चे हैं, इस तरह 6,000 बच्चे वो हैं कि जिसको आप स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं, गलियों में कूड़ा क्रिकेट उठाते हैं, उनको जो है उनको शाम को 2 घंटे की हम क्लास लेते थे बेसिकली। सब आपने कहा कि आप काउंसलिंग भी करते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं ताकि वो एजुकेशन की तरफ आएँ, उनको अहमियत का एहसास हो सके। हमारे यहाँ पेरेंट्स का भी माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है। वो समझते हैं कि बच्चे को पढ़ा के क्या करना है, नौकरियाँ तो मिलती नहीं है, मेहनत मजदूरी ही करनी है बाद में, तो क्यों ना बच्चों को स्टार्ट से मेहनत मजदूरी की तरफ ले जाया जाए। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे इलाकों की बात की, सैलाब ज़दगान इलाके हैं या फिर आप पार्कर की बात कर रहे थे, तो ऐसे इलाकों में तो ग़िज़ाई किल्लत इतनी ज़्यादा है, भूख प्यास से लोग मर रहे हैं। पेरेंट्स को और उन लोगों को लाना कितना मुश्किल है पढ़ाई की तरफ। देखिए उसके लिए हमारा एक और फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका आपने नाम सुना, वो है बनो काबिल, कि जो बच्चे और बच्चियाँ 2 साल नहीं पढ़ सकते उनको 3 महीने ठीक है एक क्रैश कोर्सेज कर रही है और वो बाकायदा आइडेंटिफाई कर लिया हमने वो कौन से कोर्सेज हैं। हम ये चाहते हैं कि उसके नतीजे में वो करें और उसके बाद वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाए। कराची से हमने शुरू किया, उसके बाद हम लाहौर पहुँचे, अब उसके बाद पेशावर है। हम पाकिस्तान के 17 बड़े शहरों में, जाहिर बात है इन्हीं के ऊपर आबादी का दबाव होता है, इन्हीं के दबाव होता है कि इर्द गिर्द के देहातों के और छोटे अजला के लोग इन्हीं शहरों के अंदर आते हैं। तो 17 बड़े शहर जो पाकिस्तान के, जो हमारी आबादी का एक रीज़नेबल डेमोग्राफिक प्रोपोर्शन बनते हैं, हम उनके लिए ये 3 महीने के क्रैश कोर्सेज हैं। और ये सिर्फ उनको हम कोर्सेज नहीं कराएंगे, बल्कि हमारा जो एक और प्रोग्राम है इंटीग्रेट है, वो है मवाखात, कि वो क्या कहते हैं माइक्रो फाइनेंस, कि अगर ये बच्चे कुछ काम करना चाहें हम उनको सॉफ्ट लोन देंगे जिसके नतीजे के अपने बता किसी बच्चे को टैबलेट चाहिए, ठीक है, वो अपने घर से फ्रीलांसिंग, इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में 4था बड़ा मुल्क है कि जो बच्चे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, 4था बड़ा इन 200 मुल्कों के अंदर। इसका मतलब है ये पोटेंशियल मौजूद है, आप फॉरेन करेंसी ला सकते हैं। तो गोया आपने जो सवाल किया था कि अगर लोग 2 साल नहीं पढ़ सकते, वो चाहते हैं कि अपने वालिदैन का और अपने फैमिली का सहारा बने, तो उनके लिए हमारे क्रैश कोर्सेज हैं कि जिनको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने माइक्रो फाइनेंस के प्रोग्राम से। अच्छा, बच्चे पढ़ लेते हैं, उन्होंने एजुकेशन हासिल कर ली और आपके तवस्सुत से ही कर ली, खिदमत के तवस्सुत से कर ली, अब दूसरा स्टेप आ जाता है
जॉब्स नहीं है हमारे यहाँ, तो क्या आपका इदारा इस हवाले से भी काम कर रहा है, इदारों के साथ मुंसलिक है कि जॉब्स भी प्रोवाइड की जाए उन बच्चों को ताकि वो अपने पाँव पे खड़े तो हो सके? यानी हम मुख्तलिफ जो है कि देखिए ना, अल-खिदमत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद के अंदर जो है कि एक लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें एकेडमिया के लोग भी हैं, जिसमें इंडस्ट्री के लोग भी मौजूद है, प्रोफेशनल भी मौजूद हैं। तो हम ये चूँकि ये सारा पोर्टल पर काम हो रहा है, तो हमने इनको यानी मसलन इस वक्त हमारे पास वो इंटर्नशिप के प्रोग्राम है, एक बड़ी तादाद के अंदर हम इन बच्चों को जो क्वालिफाई करेंगे, ज़ाहिर बात ये बुनियादी क्राइटेरिया है, हम इनको इंटर्नशिप को कुछ इदारों के अंदर भेजेंगे। इवन अल-खिदमत के अंदर भी, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि इस बाद औक़ात ये समर के अंदर 2-2 से बच्चे और बच्चियाँ इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, यानी इन्हीं यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के आकर। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिर है एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो लिमिट होती है, जो उसका डोमेन होता है, उसके हिसाब से जो मुमकिन है अल-खिदमत पूरी कोशिश कर रही है कि उनको। आपसे मैंने सवाल किया था कि हुकूमती सतह पर भी कोई आपके साथ कंट्रीब्यूशन की जा रही है इस सब में? नहीं, देखिए हुकूमत का इस वक्त तो ये है कि आपके इल्म में होगा कि हुकूमत तो चाह रही है कि उसको कोई ऐसे ट्रस्टवर्दी पार्टनर बने कि जिनको वो अपने इदारे दे सके। अभी आपके इल्म में होगा कि हुकूमत पंजाब ने 5000 प्राइमरी स्कूल कि जो लो परफॉर्मिंग स्कूल थे वो उसने NPOs को दिए हैं, वो इसने स्कूल की चेन को दिए हैं। तो हुकूमत तो चाहती है कि कोई उनके साथ शोल्डर करे। हुकूमत खुद इमदाद की मुंतज़िर है, उनके लिए तो मुमकिन उसने है। क्या मुंतज़िर आपकी मदद करनी है। खैर, आप जो काम कर रहे हैं काबिल तहसीन है, इसी काम को जारी और सारी रखिए, और जो तलबा तालीम हासिल करना चाहते हैं उन्हें यकीनी तौर पर इसका बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया सैयद वक़ार जाफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, और ये जो सदका है, ये जो सदका जारिया है, इसके अंदर आप भी अपना किरदार अदा कीजिए ताकि इस प्रोजेक्ट को मज़ीद तक़वियत दी जा सके, उसे आगे बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए इशारों की ज़ुबान की। और 23 सितंबर है जी, इशारों की ज़बान का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में आज इशारों की ज़बान का दिन मनाया जाता है, और इशारों की ज़बान का इस्तेमाल पहली मरतबा फ्रांस में शुरू हुआ था। और इशारों की ज़बान हम अपने भी यहाँ पाकिस्तान में भी देखते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर एक साथ में एक इशारों की ज़बान से बताने के लिए मौजूद होता है बंदा, जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। मुझे बचपन में याद है कि बोलते हाथ के नाम से एक खबरनामा चलता था, जिसमें PTV के ऊपर विंडो पे छोटा सा जो इशारों की ज़ुबान में समझाने के लिए एक शख्सियत होती थी, चाहे वो मेल एंकर हो या फीमेल, और साथ में जो सुनने और देखने वाले लोग हैं वो ख़बरनामा वैसे देखते थे। तो ये सिलसिला पाकिस्तान में तवील अरसे से जारी है, लेकिन अगर बात की जाए इसकी हिस्ट्री की, जिस तरह आप भी बता रही हैं कि दुनिया भर में ये जो सिलसिला है 18वीं सदी में फ़्रांस में तख्लीक हुआ था ये, और पुरानी साइन लैंग्वेज पेरिस की समाज से महरूम कम्युनिटी में इस्तेमाल की जाती थी। और बुनियादी तौर पे इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो क़ुव्वत समाज से महरूम लोग और इशारों की ज़ुबान इस्तेमाल करने वालों की हिमायत करना, और उनकी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसमें पेश आने वाले मसाइल के बारे में आगाही पैदा करना है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि इन लोगों को साथ रखा जाए, उनको ये एहसास महरूमी ना होने दी जाए कि उसमें किसी किस्म की कोई कमी है या वो बाकी जो सलाहियतें हैं उसमें आम लोगों से किसी तौर पे भी कम है। बिल्कुल जी। और अब हम क्या बताने जा रहे हैं अपने नाज़रीन को कि 5 वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप अपना वज़न फ़ौरन कम कर सकते हैं, मतलब चुटकियों में कम कर सकते हैं। ये एक ऐसा मसला है जिस पे मेरे ख्याल में हर दूसरा शख्स ही परेशान होता है, तो आपकी परेशानी का हल आज हम आप तक पहुँचाएंगे। आपने कहीं जाना नहीं है, स्टे विद अस, आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। प्रोग्राम में एक बार आपको कहेंगे फिर से खुशामदीद, और अब आपको हम बताएंगे कि मोटापा कैसे कम किया जा सकता है। मोटापा दुनिया भर में एक वबा की तरह फैल रहा है, और हर कोई अपने वज़न ज़्यादा हो जाने की वजह से परेशान है। वो मुतअद्दिद बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, और वैसे ही आप फैटी हो जाते हैं, अपनी कुछ हैबिट्स इस तरह की आप अपना लेते हैं, डाइट जो है वो आपकी अच्छी नहीं होती है, या फिर आप लेट नाइट तक खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका वेट गेन हो जाता है। बिल्कुल, और अमूमी तौर पर जो जंक फूड है वो एक बड़ी वजह है, लेकिन वो 5 कौन कौन सी ग़िज़ाएं हो सकती हैं जिससे आप पतले हो सकते हैं, यानी कि अगर पतले होना है उसके लिए भी आपको खाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी, वो 5 ग़िज़ाएं खानी पड़ेंगी जिनसे आप अपना वजन कम कर सकते हैं। हमारे साथ युमना चट्टा साहिबा माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद हैं, क्यों ना उनसे पूछा जाए कि वो कौन सी 5 ग़िज़ाएं हैं। तो वेलकम टू शो युमना, कैसी हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। अच्छा युमना, हम बता रहे हैं अपने नाज़रीन को कि 5 ग़िज़ाएं हैं जिनसे मोटापा कम किया जा सकता है। इस वक्त तमाम लोग जो हैं वो ट्यून करके बैठ गए हैं कि वो कौन सी 5 ग़िज़ाएं आप बताने जा रही हैं जिनके बायस वो खाने से फ़ौरन अपना वज़न कम कर पाएंगे। तो ज़रा बताएंगे कुछ वो कौन सी ग़िज़ाएं? मेरे ख्याल में आपने खुद से ऐड कर लिया इतना जल्दी, तो खैर वो युमना साहिबा से। जी युमना साहिबा। अच्छा जी,
देखें, पहली चीज से मैं जरूर यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी कि ना जितने ही मैं पेशेंट्स देखती हूँ, मेरा बेसिकली जो मेरे पेशेंट्स होते हैं वो फीमेल्स होते हैं, और वो सारी खवातीन होती हैं जिनको मोटापे की वजह से हार्मोनल इम्बेलेंस या हो रहा होता है या हो चुका होता है या उससे दो चार होती हैं। सो मैंने जितना भी अपने देखा है ना अपने सारा ये करियर में, वेट लॉस जो है वो किसी एक आध, पहली चीज मैं कहना चाहूंगी टोटके तरकीब की अगर आप उसमें है ना खोज में कि मुझे कुछ ऐसी एक चीज मिल जाए, मैं ये कर लूं तभी ठीक हो जाए, रातों रात पतले हो जाएं, स्मार्ट हो जाएं। ओवरऑल रातों रात नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा, कोई टोटका करके नहीं होगा, कोई वाटर फास्टिंग जूस फास्टिंग करके नहीं होगा, टेम्पररी होगा, एक आध केजी को ऐसे भाग वापस आएगा। क्योंकि हमारा जब वेट ज्यादा होता है ना तो भी हमारी लाइफस्टाइल खराब होने से, और वही चीजें हमें अल्लाह ने दी हैं जिनको तरीके से इस्तेमाल करें तो उन्हीं से लूज हो जाना है, उन्हीं की ज्यादती से हमारा वेट जो है वो गेन होता है। पहली चीज समझिए है ना, जो वेट गेन है वो ज्यादती की वजह से, खुराक की ज्यादती की वजह से और लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से होता है। एक ऐसी चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट जिसको कहती हूँ कि जो हर किसी को करनी चाहिए, और ये एक आप कह रहे हैं एक तरकीब, ये एक सिवाही चीज है जिसको मैं टोटका कह सकती हूँ, वॉक नहीं छोड़नी। जो लोग वॉक करते हैं, आप फिजिकली एक्टिव होते हैं ना, वो बहुत हद तक बचे रहते हैं। अगर उनका बहुत ज्यादा होना हो, कंट्रोल हो जाता है, बच जाता है, ज्यादा नहीं होगा चलो स्टक हो जाएगा, लूज नहीं हो रहा चलो स्टक हो जाएगा, पर एटलीस्ट वेट को अपनी जगह पर रोके रखना और कम करना चाहिए। अच्छा यमुना, आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी ज़्यादती इस चीज़ को बढ़ा देती है वेट को, वो कौन सी चीज़ें हैं जो वेट बढ़ाने में अपना किरदार अदा करती हैं, उनको स्किप कर देना चाहिए अपनी डाइट के अंदर से? देखिए, वेट बढ़ाने में जो किरदार अदा करता है, सबसे पहले ये हमारा ये जो हैज़ार्ड सा लाइफस्टाइल है। हमें नहीं पता हम कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब जाग रहे हैं, जब भूख लगे तब खा रहे हैं। अच्छा, ये जो बात है ना, जब भूख लग रही है खा रहे हैं, इसका इतना नुकसान है ना, क्योंकि होता क्या है, हमें ऑफिस जाने की जल्दी है, सारा ब्रेन और बॉडी उसमें फोकस हुई है, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, और वो खवातीन जिन्होंने इन लोगों को भेजना होता है, ये सब बिजी हैं सुबह के टाइम पे। अगर ये जल्दी नहीं उठ रहे तो नाश्ता स्किप कर रहे हैं, उसके बाद अगला टाइम आता है मिड मॉर्निंग, जब आपका लंच का टाइम शुरू होना होता है टेक्निकली, असूलन वो लंच होना चाहिए, पर उस वक्त ऑफिस का पीक टाइम चल रहा है, स्कूल और यूनिवर्सिटी का पीक टाइम चल रहा है, उस वक्त भी शायद खा लिया शायद ना खा लिया, वरना चाय बिस्किट चल रहे होते हैं। हमारा जो टाइम आता है जहाँ पे हम गड़बड़े करते हैं, पूरा दिन फाका करके हम सारी की सारी कैलोरीज ना हम लेते हैं डिनर में। हमारी जो कैलोरीज या खुराक है ना, वो दिन में इक्वली एक अच्छी डिवीजन होनी चाहिए उसकी। जब आप किसी एक टाइम पे फोकस करके, क्योंकि जब बॉडी को थक हार के भूख लगनी है ना, उस वक्त भी दिमाग नहीं काम करता कि मैं रोटी खाऊं, मैं अच्छी ग़िज़ा खाऊं, जो डायबिटीज है मैंने पतला होना है। फिर कहते हैं जो सामने आया उसी मील में बिस्किट भी हो रहा है, चावल भी हो रहा है, रोटी भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये वाली चीज बहुत नुकसान देती है। तो आपने सबसे पहले अपने बॉडी का जो एक नेचुरल बायोलॉजिकल एक क्लॉक सा अल्लाह ने बनाया हुआ है ना, उसको रिस्टोर करने में फोकस करना है। अपने सोने के टाइम हमने अपनी टाइमिंग सेट कर ली, हमने अपनी टाइमिंग बना ली कि हमने कब कब खाना है। हमने मॉर्निंग में इतने बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर लंच हमने 2 बजे कर लिया, फिर हमने 9 बजे के करीब हमने डिनर कर लिया। लेकिन हम डाइट को मैनेज कर रहे हैं, खाना क्या है और वो कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिनके हमने बारे में जिक्र भी किया कि कोई 5 ऐसी डाइट्स हैं जिनको लेने से आपका वेट तेजी से गिरता है, वो डाइट्स भी थोड़ी सी बताइएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये कि आपने ना कोशिश करनी, जब भी आप वेट लॉस करने लगे, आपने ना कोई चीज खुद से ना छोड़नी नहीं है। जो ट्रेंड बना हुआ है लो कार्ब डाइट्स का, हाई फैट हो जाता है, कभी कभी हाई प्रोटीन हो जाती है, ट्रेंडिंग जो डाइट्स होती है, स्पेशली लो कार्ब बहुत फेमस है, एक्सट्रीमली लो कार्ब चले जाओ, सारा बाकी प्रोटीन से पूरा कर लो। आपने ये नहीं करना, आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, आपने रोटी भी लेनी है, एतदाल में लेनी है, चावल भी लेने हैं, एतदाल में लेने हैं। हमें जो चीज वेट ज्यादा करती है वो ये करती है कि नॉर्मल चीजें ना खाने की, अगर मैं आपसे कहती हूँ आपने दाल ले लिया, आप मेरे पेशेंट में आपसे कहती हूँ अच्छा आप एक काम करें, आप ना फलाने टाइम पे दाल लिया करें और दालें बदल के इस्तेमाल करें। दाल में कभी सब्जी डालें, कभी चिकन डालें। मैं एक अच्छी खासी आपको एक बात बता के भेजती हूँ। पर आप घर जाते हैं, आप उस दाल को लगा देते तड़का, तो जो तेल का हम बेजा इस्तेमाल करने हैं ना, ये नहीं करना बिल्कुल भी। दालें इस्तेमाल करें, पराठा लेना तो वो भी बन सकता है कम तेल में बन सकता है, जो लोग पराठा खाने के शौकीन होते हैं ना, सो वो भी कम तेल में बन सकता है। हर चीज कम तेल में बन सकती है। सबसे पहले तरियां जो हैं, तरी वाले खाने और तड़के, ये आपने डाइट से निकालने हैं। उसके बाद बहुत दफा मैंने देखा है मर्द हजरात की वजह से ना, कुछ मर्द हजरात की वजह से जिनको आउट ऑफ चॉइस वो कहते हैं भाई मटन बीफ ही बनेगा घर में। मैंने बहुत दफा देखा है घरों में सिर्फ मटन बीफ बन रहा होता है, चिकन और दाल भी लोग पसंद नहीं करते, ज्यादातर बच्चे नहीं खा रहे थे दाल। उसके बाद चिकन को लेके हमें ये हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करता है, जो कि इंतहाई गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसकी वजह से
ज्यादा रुझान देखा गया मटन बीफ पे। कुछ ऐसे फैमिली में छोटे से बड़ा उठा लो सबको फैटी लिवर होता है। तो हम मटन और बीफ खा खा के मटन और बीफ ही बनते जा रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए, नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में, वो अपना डाइट प्लान कैसे प्लान करें? देखिए रोटी लें। देखिए एक पहले प्री डायबिटिक के 4-5 टिप्स हैं। वॉक कभी नहीं छोड़नी है आपने, फिजिकली एक्टिव रहना है और 7 दिन के 7 दिन वॉक करनी है, ठीक है। थोड़ी करे ज्यादा करे, करनी जरूर है, चलना है, हरकत में लाए बॉडी को। उसके बाद दूसरी चीज ये प्री डायबिटिक जो होता है ना, वो एकदम से जब रिपोर्ट पहली दफा देखते हैं कि उफ मुझे तो प्री डायबिटीज हो गई, तो वो डर के मारे इतनी चीजें निकालते हैं डाइट से कि वो सस्टेनेबल ही नहीं है। फिर रोटी भी निकाल दी, चावल भी निकाल दिया, तो शुगर बैलेंस होने के बजाय शुगर लो होनी शुरू हो जाती है। रोटी भी खानी है आपने। लेट से आप 7 बजे उठे, सुबह 7 बजे उठे, ब्रेड खाने के बजाय रोटी खाएं, ज्यादा फाइबर मिलेगा बॉडी में। तो रोटी हो गई, साथ अंडा ले लें, साथ चाय का बेशक कप ले लें। उसके बाद 4 घंटे बाद थोड़ा स्नैक ले लें, उस स्नैक में फ्रूट हो सकता है। उसके 2 घंटे बाद आप लंच ले लें, लंच में रोटी और सालन ले। और फ्रूट में क्या होना चाहिए? कोई सा भी फ्रूट खा सकते हैं। अच्छा, एतदाल में रहकर कुछ भी, मैंगो भी आप खा सकते हो। अच्छा युमना, हम अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो 5 डाइट्स कौन सी हैं जिनसे वेट कम होगा। मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि जिस तरह से बहुत सारे डिटॉक्स जो ड्रिंक्स हैं वो बड़े इस वक्त फेमस हुए हैं और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। वो क्यूकम्बर का जूस भी है, उसमें मिंट है, उसमें वो चुकंदर है, बीटरूट, तो इस तरह के जूसेस से वो समझते हैं कि उनका वेट कम हो जाएगा। क्या ऐसा है? नहीं होता नहीं होता है। जब कह रहे 5 डाइट्स जो वजन कम करने के लिए, 5 डाइट्स नहीं होती, 5 तोड़ के 5 तरकीबें नहीं होती वजन कम करने के लिए। ओवरऑल लाइफस्टाइल है। दिन में जब आप सुबह आंख खोली से लेकर रात सोने तक एक प्रॉपर पैटर्न है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने टोटके और तरकीबों पे नहीं रहना, आपको पूरा लाइफस्टाइल आपने ठीक करना है। ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज भी हार्मोनल इम्बैलेंस का एक नाम है पहले। तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो बीमारियां हमें आ रही है, एक टोटके तरकीब से होनी नहीं है ठीक। ये होनी है कि आप किस टाइम किस तरह से खाना है, क्या फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या आपको इश्यूज हैं, किस तरह से आप डाइट को मैनेज करना है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह की बनाई खुराक में हर चीज खानी होती है, बीमारी के हिसाब से और एज के हिसाब से और फिजिकल फैक्टर्स के हिसाब से। क्वांटिटी ऊपर नीचे होती है, चीजें वही रहती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया यमुना, आप हमारे साथ मौजूद थी। और जिस तरह से यमुना ने हमें बहुत सारी चीज़ें, तो अपना जो रूटीन है उसको मैनेज कीजिए, आपकी रूटीन जो इम्बैलेंस है उसको ठीक कीजिए, अपनी डाइट प्लान को ठीक कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब हैं तो उसके लिए अपने डॉक्टर से रजू कीजिए, अपने बाकायदा टेस्ट करवाइए, चेकअप करवाइए, ताकि जो वेट बढ़ने की वजूहत है पहले तो कॉजेस के ऊपर पहुँचा जा सके ना, उसके बाद फिर आप अपनी डाइट को बेहतर कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और बताएंगे कि अगला हफ्ता जी हाँ जिसका आपको शिद्दत से इंतजार होता है, हमारा शुरू हो चुका है। बिल्कुल, परेशानियों का बेहतर हल निकलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है, किस स्टार के लिए, किस बुर्ज के लिए कौन सा जो एहतियात है उसको बरतना होगा, तो इस पर बात करने के लिए उनसा शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसा शाह साहब आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में वेलकम कहेंगे। क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए, किसके लिए क्या क्या एहतियात होनी है, कैसा गुजरने वाला है ये हफ्ता? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एरीज से स्टार्ट करते हैं और आने वाला हफ्ता एरीज वालों के जैसे कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो शादी के बहुत अच्छे एरीज वालों के चांसेस हैं। अच्छा, लव मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर ये कार्ड है सेल्फ लव का कार्ड भी है कि आप अपना दूसरों का ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद से भी मोहब्बत करें, अपना भी ख्याल रखें। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं, अच्छा नहीं है, तो अपने लिए जरूर वक्त निकालें, अपने लिए सोचें। तो एरीज वालों के लिए हाँ, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, करियर में भी जो है वो अनसर्टेनिटी रहेगी, एक इनसिक्योरिटी सी एरीज वालों को रहेगी, जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन ओवरऑल शादी के मामला अच्छे रहेंगे। टॉरस की बात करते हैं, टॉरस वालों के लिए कोई गुड न्यूज आने वाली है। यहाँ पर पेज ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड है, स्पेशली गुड न्यूज जॉब से रिलेटेड हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है। टॉरस खवातीन जो है वो कंसीव भी कर सकती हैं, तो ये खुशखबरी भी उनको मिल सकती है। तो ओवरऑल एक टॉरस वालों के लिए आने वाले हफ्ते में कोई गुड न्यूज है। हाँ, ट्रैवल पर भी जा सकते हैं, सफर भी इनका हो सकता है। फिर जेमिनाई की बात करते हैं, जेमिनाई वाले डबल माइंडेड बहुत रहेंगे, 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 2 सोचों में बटे रहेंगे, कौन सा ऑप्शन उनके लिए सही है, चाहे रिलेशन हो, चाहे लव हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो। तो इनडिसाइसिवनेस बहुत नजर आ रही है। सेहत का खास ख्याल रखना है जेमिनाई वालों को, थोड़ा सा स्ट्रेस उनको फील हो सकता है, चोट उनको लग सकती है, छोटा मोटा कोई उनको एक्सीडेंट भी हो सकता है। फिर हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर वाले 7 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली जो है उनको बहुत केयरफुल होना चाहिए। अगर कोई
फाइनेंशियल डील करते हैं, किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई उनकी प्रॉपर्टी है सेल या बाय करते हैं, तो बहुत देखभाल के करना है, वरना आपको कोई धोखा भी मिल सकता है। क्योंकि कुछ ऐसी ऑफर्स, जॉब ऑफर, बिजनेस ऑफर्स या फाइनेंशियल ऑफर्स उनको होंगी, पार्टनरशिप ऑफर हो सकती हैं, कोई आपको धोखा भी मिल सकता है। कैंसेरियन लियो की बात रहे। करते हैं। ठीक है, लियो पे आ जाएं। हाँ, लियो वाले जो है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जॉय, हैप्पीनेस नजर आ रही है आने वाले वक्त में, स्पेशली फैमिली से रिलेटेड, घर से रिलेटेड या अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड। कोई उनको प्रपोज कर सकता है, कोई रिश्ता उनका हो सकता है, शादी की तैयारियां हो सकती हैं, तो ये सेलिब्रेशन। जिनकी हो गई है वो उनके लिए क्या होगा? जिनकी हो गई है, जिनकी जो मैरिड है उनके लिए जो है वो फैमिली टाइम है, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं लियो। और अगर किसी के साथ नाराज हैं तो लंबी छुट्टियां कर रहे हैं, नाराजगी दूर करें या वो आपकी नाराजगी दूर करें। तो रीयूनियन का कार्ड एक फैमिली रीयूनियन का कार्ड है। फिर ये कार्ड ट्रैवल का कार्ड भी है, फैमिली के साथ कोई ट्रैवल, कोई हॉलिडे प्लान कर सकते हैं। वर्गो की बात करते हैं। वर्गो क्या कहता है? वर्गो के बारे में बता दें, इन्हें बड़ी बेचैनी है। वर्गो बुर्ज शुमला यहाँ पर एम्परर की एनर्जी, तो ये वक्त जो आने वाला हफ्ता है ये बड़ा अच्छा रहेगा इनके लिए। थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नजर आ रही है, अल्लाह से कनेक्शन इनका मजबूत होगा। और फिर यहाँ पर एम्परर अपनी मर्जी चलाते हुए नजर आ रहा है। वर्गो वैसे अर्थ साइन है, अपनी मर्जी करता है, स्टबर्न बहुत है लेकिन इंटेलिजेंट भी बहुत होता है। तो ये जो है अपनी मर्जी से, अपने दिल से, और कोई अथॉरिटी पोजीशन भी उनको मिल सकती है, कोई ऐसा कोई ओहदा उनको मिल सकता है, या उनके बॉस कहीं ऑफ पर चले जाएं। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं वर्गो पे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाले वक्तों के सीएम भी हो सकते हैं, हो सकता है, बखूबी अंजाम दे सकते हैं। तो एक बड़ा जबरदस्त एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है। लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, थोड़ी सैड एनर्जी है। फाइनेंशियल कोई लॉस हो सकता है, तो फाइनेंशियली उनको बहुत सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करें या कहीं प्रॉपर्टी लेते हैं, स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो मोहतात आपने रहना है। फिर यहाँ पर इमोशनल थोड़ा सा लॉस भी है, कोई ब्रेकअप वगैरह के चांसेस भी हैं। पार्टनर के साथ किसी चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी आपका हो सकता है। लिब्रा अपना मुंह बंद रखें तो मोहतात रहें। अच्छा, जो लोग सेपरेशन या डिवोर्स वगैरह के इश्यूज चल रहे हैं उनके, तो उनको मूव ऑन करना चाहिए, एक्स की तरफ नहीं देखना चाहिए, पास्ट की तरफ अब जो है देखना बंद कर दें, सोचना बंद कर दें, बल्कि आगे की तरफ चलें। ठीक है। स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो किसी के साथ स्कॉर्पियो का झगड़ा हो सकता है और कोई कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, स्पेशली जो है किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो सकता है या बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। और यहाँ पर स्कॉर्पियंस के लिए हफ्ता बड़ा बिजी रहेगा, बहुत बिजी रहेगा, स्ट्रगल वाला, चैलेंजेस लेकर आ रहा है। फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, जॉब चैलेंजेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप चैलेंजेस हो सकते हैं, शादी नहीं हो रही है जिन लोगों की, उनके लिहाज से चैलेंजेस हो सकते हैं। तो हर हवाले से जो है ना बड़ा स्ट्रगल लग रही है स्कॉर्पियंस की। ठीक है। फिर सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, हेरोफेंट की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स, दुआएं नजर आ रही हैं। फिर उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, शादी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सेजिटेरियस के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे नजर आ रही है। आप मेडिटेशन करें, अपना जो कनेक्शन जो है डिवाइन के साथ और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। तो एक कमिटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है कि कमिटमेंट उनको मिल सकती है पर्सन के साथ। नेक्स्ट स्टार हमारा क्या कहता है? कैप्रिकॉन की बात करते हैं। कैप्रिकॉन बहुत जबरदस्त, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा ही पैसा आ रहा है कैप्रिकॉन वालों के पास। और कहीं पे अगर कोई कारोबार कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो सकता है, फायदा ही फायदा है। और इस हफ्ते अगर बिजनेस को शुरू करते हैं उनके लिए बहुत कामयाबी है। जो लोग स्टडी कर रहे हैं उन एजुकेशन वाइज बहुत स्टेबिलिटी नजर आ रही है। फिर कैप्रिकॉन के अंदर बड़ी मैच्योरिटी नजर आ रही है कि पहले पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उससे काफी कुछ वो लर्न कर रहे हैं। फिर एक्वेरियस की बात करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड, सफर नजर आ रहा है, सफर बहुत अच्छा रहेगा, ट्रैवल करें और पुरानी बातों को लेट गो करें। तो हीलिंग नजर आ रही है। सेहत के हवाले से भी एक्वेरियस वालों के अगर मसले थे तो वो सॉल्व हो जाए। ठीक है। अब पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस 9 ऑफ वॉन्ड्स, कामों में उनके डिले आएंगे लेकिन काम हो जाएंगे, मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, लेकिन डिलेज आएंगे।
डिले से परेशान ना हो। अगर रुकावटें आती हैं तो ये वक्ती रुकावटें हैं, चाहे फाइनेंस में, रिलेशन में, कारोबार में, जॉब नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, डिले पे डिले हो रहा है, तो ये सब्र से काम लेना होगा। अपनी तरफ से है, किस्मत की तरफ से है, और उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये था एरीज टू पाइसेस। ठीक है अंसा, आपने जिस तरह से बहुत बताया शुक्रिया। है। हमारे साथ मौजूद थी अंसा शाह, जो कि बता रही थी इस हफ्ते आपको क्या एहतियात बरतनी है, आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो उम्मीद है इन चीज़ों पे आप अमल करके इनसे रहनुमाई हफ्ते को बेहतर बना सकते हैं। कुछ बात हो जाए खेल की और खिलाड़ी की, और उनके सितारे क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए ICC की जो टीम है, इंस्पेक्शन टीम, उसने दौरा किया है और वो दौरा मुकम्मल हो गया, और इंस्पेक्शन टीम ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। सब ओके की रिपोर्ट दे दी गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 5 रुकनी वफ्द ने अपने दौरे के आखिरी रोज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया था। आप मनाजिर भी देख रहे हैं, यहाँ पे ज़ोरों शोर से काम जारी है। वफ्द ने दौरे के आखिरी मरहले में यहाँ पे जो तरक्याती काम है कज़ाफ़ी स्टेडियम के, उनका वेन्यू वो देखा, और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भी PCB के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान और ICC इंस्पेक्शन टीम के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर तफसीली तौर पर मीटिंग की। अब ये कहा जा रहा है कि इंस्पेक्शन टीम ने बोर्ड की मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान के साथ अलग अलग मुलाकातें भी की हैं, और इन मुलाकातों में मार्केटिंग, कमर्शियल, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी और जो लॉजिस्टिक्स से मुतल्लिक स्ट्रक्चर है उस पर बात हुई। अब देखना ये कि ICC अपने तमाम शोबों को मुख्तलिफ टास्क तो दिए हैं और प्लान भी तैयार कर लिया गया है, और कहा जा रहा है कि टास्क मुकम्मल होने और अब ये कहा जा रहा है की जा रही है कि जल्द से जल्द बेहतर बिल्कुल, और अब ये कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट के अंदर बेहतरी लाने के लिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए गए हैं। और PCB का बताना है कि कैंप का मकसद पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए एक वाज़ेह विजन कायम करना है। और इस कनेक्शन कैंप में पाकिस्तान वाइट बॉल कप्तान बाबर आजम, रेड बॉल कप्तान शान मसूद, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी समेत 9 एलीट क्रिकेटर्स आज मीटिंग में शरीक होंगे। और इस मीटिंग में जब वो आएंगे तो यकीनी तौर पर किस तरह से अगली गेम जो है वो प्लान करनी है, किस किस को खिलाया जाएगा और किस तरह से खिलाया जाएगा, ये तमाम फॉर्मेट जो है वो डिसाइड होंगे और तमाम चीज़ें जो हैं वो रखी जाएंगी। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम अपने मेहमान की तरफ जाएं, अहमद नजीब सती साहब हमारे साथ होंगे, लेकिन इससे पहले शाल हम अपने नाज़रीन को जरा चार्ट पर दिखा देते हैं कि किस टीम की क्या कंडीशन है। और पॉइंट टेबल के ऊपर आप देख सकते हैं मारखोर सबसे ऊपर लीड कर रहे हैं अभी तक, जिसमें 4 मैच खेले उन्होंने, 3 में कामयाबी हासिल की है, पॉइंट्स इनके हो चुके हैं 38। और इसी तरह से पैंथर्स की अगर बात की जाए तो 4 मैच खेले पैंथर्स ने, 3 में कामयाबी, 1 में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। और फिर आप देख सकते हैं शाल कि स्टैलियंस ने 4 मैच खेले हैं, 2 में कामयाबी हासिल की और 2 इन्होंने हारे हैं। लायंस ने 4 मैच खेले, 1 जीता है, 3 हारे हैं, 12 पॉइंट्स हासिल की। और डॉल्फिन्स की बात करें तो उन्होंने 4 खेले, 1 हारा है और 1 इन्होंने जीता है, जबकि 3 इन्होंने हार दिए हैं। तो इनके जो पॉइंट्स टेबल पे नंबर हैं वो हैं 11। तो ये है हमारी टीम्स जो कि इस वक्त मद मुकाबिल हैं फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में। और देखना ये है कि क्या यंग टैलेंट जिसकी तलाश में हम निकले थे इस इवेंट में वो हमें मिल पाता है नहीं। लेकिन अभी तक अगर आप देखें की परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन है, खासतौर पे जो चेज करने वाली टीम है वो बिल्कुल भी चेज नहीं कर पा रही। अपने मेहमान से पूछ लें, अहमद नजीब सती साहब से, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद नजीब साहब, जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी हमने चार्ट भी दिखाया, ये पोजीशंस दिखाई, किस किस तरह से खेला गया और कितने कितने मैचेस जीते, कितने कितने हारे, क्या समझते हैं? सबसे पहले हम इसी पे अगर बात करें तो हमें वो खिलाड़ी मिल पाएंगे जिसकी तलाश जारी है? नहीं मिल सकते, कभी भी नहीं मिल सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमने तो ये मैच जो है वो इसीलिए रखे थे कि हम सारी इन्वेस्टमेंट भी जाया गई। मेंटर्स को तो 5 जो मेंटर्स हैं उनको 1-1 करोड़ भी मिलना है, जीतने वाली टीम को भी एक ज़बरदस्त रकम मिलनी है, तो फिर ये सारा इवेंट जाया गया आप लगता है? देखिए मेरे कुछ सवालात हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे, अगर आपको किसी एक टीम को सपोर्ट करना हो तो आप किस बेस के ऊपर सपोर्ट करेंगे? दुनिया में जो सपोर्ट होता है ना, लोग वो अपने इलाके, मोहल्ले और रीजन के नाम के ऊपर ना, कोई भी स्पोर्ट हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वो लोग सपोर्ट करते हैं। ये कोई डॉल्फिन है, कोई लॉयन है, कोई, यानी मैं अगर किसी एक शहर का रहने वाला हूँ, मैं किस बेस पे सपोर्ट करूंगा? इससे पहले 6 टीमों के स्ट्रक्चर में हमने यही काम किया था कि नॉर्दर्न, जिसकी कोई नाम नहीं हमारी हिस्ट्री में, सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब, शहरों के नाम होते हैं।
लाहौर होता है, नाम तो कराची अच्छी होता बात है, पेशावर वो होता तो है। ठीक है अब सती साहब, लेकिन कुछ अंदर होना भी तो चाहिए, कुछ टैलेंट भी तो होना चाहिए। हम नए बच्चों से, लड़कों से क्या तवक्को लगाएं? हमारे पुराने प्लेयर्स भी कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे इस इवेंट में। देखिए सिलेक्शन भी बहुत गलत तरीके से हुई है। आपने अचानक से फिटनेस टेस्ट डाल के, फिटनेस टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन बड़ी है, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा वक्त का, मैं कि वो किस तरह से गलत हुआ। वो गलत करके आपके टॉप के कुछ प्लेयर्स मौजूद नहीं है। फिर उम्र का गलत क्राइटेरिया डाल के, एज इज जस्ट अ नंबर, इफ यू आर फिट, इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल देन एज इज जस्ट अ नंबर। उसके बेस के ऊपर बहुत से टैलेंटेड और बेस्ट परफॉर्मर्स को निकाल दिया जो कि इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है आपके सर्किट के। फिर कम से कम होम एंड अवे बेसिस पे मैचेस होते हैं जिसमें एक प्लेयर डिफरेंट कंडीशंस में खेल के जो है वो जब परफॉर्म करता है, तो वो आप मुझे बताएं कि एक प्लेयर 3 या 4 अलग शहरों में डिफरेंट पिचेस के ऊपर खेल के कंपेटिटिव ज्यादा स्किलफुल होगा या एक ही ग्राउंड में एक ही जगह पिच के ऊपर खेल के कंपेटिटिव होगा। ये मैं यही कह रहा हूँ कि जब क्रिकेट चलान, जो आप क्रिकेट की पोजीशंस पे देख लें, जितने भी लोग बैठे हैं वो नॉन रेलिवेंट है। जब वो नॉन रेलिवेंट है, अभी जो आप बात कर रहे थे ना, मैंने ये जो सारी आज प्लेयर्स, एलीट प्लेयर्स को बुला रहे हैं, दुनिया में कोई क्रिकेट बोर्ड ऐसे नहीं करता है। प्लेयर्स को नहीं अब अभी आज सर जोड़ के बैठेंगे पीसीबी के बड़े सती साहब, क्या तवक्को है? किसी हल की तरफ हम जा पाएंगे? और आपको लगता है कि अगले जो चैलेंजेस हैं, इंग्लैंड की टीम आ रही है, फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी को हम होस्ट करने जा रहे हैं, सबके लिए एक अच्छे फैसले की तवक्को की जा सकती है? देखिए बात यह कि जब प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल सीट्स पे नहीं होते तो वंस इन अ ब्लू मून कुछ अच्छा हो सकता है। कंसिस्टेंसी जो होता है ना कि सही कारकर्दगी में कंसिस्टेंसी, चाहे वो ऑफ द फील्ड या ऑन द फील्ड, वो नहीं आ सकती जब तक आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं होती। आपकी पॉलिसीज तब ठीक होंगी जब आप नीचे से क्रिकेट का ढांचा ठीक होगा, आप ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैनेजर देखिए, जिन लोगों के हाथ में क्रिकेट होती है ना, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। तो वो जिस मर्जी को बुला लें, तो आप जो हम तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आज मीटिंग होने जा रही है, जो तमाम बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे, उनकी मीटिंग का भी कोई खास फायदा हासिल होने वाला नहीं है हमें? हम आने वाले वक्तों में भी वही गेम, वही क्रिकेट, वही खिलाड़ी, वही सब कुछ देखेंगे? जी बिल्कुल, आप वही देखेंगे, क्योंकि 1-2 माह पहले इन्होंने बहुत सारे पूरे पाकिस्तान से क्रिकेटर भी इकट्ठे किए थे। वो जिस तरह बंदा फ्रूट लेने जाता है ना, सारे फ्रूट इकट्ठे कर लेता है रमजान में, तो जब हम वो अफ्तारी के लिए बैठते हैं, इन्होंने इसी तरह से वो किया था। सारे क्रिकेटर को वो 15-20 का एक मेला लगाया था। ये ऐसे बुला रहे, क्योंकि जब आपको खुद काम नहीं आता ना, फिर आप कहते हैं क्या पता मुझे वो कुछ सही कर दे, क्या आपने वो सही कर दे। आप खुद सही नहीं है तो आप कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो आने वाले दिनों में कज़ाफ़ी स्टेडियम का कहा जा रहा है कि इंस्पेक्शन टीम ने कह दिया कि तमाम चीज़ें जो है ओके हैं, सब कुछ डन हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि तब तक हमारे खिलाड़ी जो हैं उस पिच के ऊपर प्रैक्टिस भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारी पिच भी बड़ी मैटर करती है और हमारे खिलाड़ी इस पर बड़ा एतराज़ करते हैं कि हमें तो पिच पर खेलने का मौका नहीं मिला और पिच हमारे मुताबिक नहीं थी। देख वैसे तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने अपना एक गोल सेट किया होगा, फरवरी में ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, कि उससे पहले ये स्टेडियम 2 मरहले में बनेंगे। फर्स्ट फेज मुकम्मल होगा जो कि चैंपियंस ट्रॉफी तक मुकम्मल होगा, क्योंकि ये क्रिकेट स्टेडियम जो है बहुत टाइम लगता है। और जब वो चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, फिर उसका फाइनल फेज जो भी उसके बाद वक्त लगेगा। अंदर भी नेट अवेलेबल होते हैं, नेट एरिया आई सपोज अवेलेबल होगा, साथ नेशनल क्रिकेट अकेडमी है। प्रैक्टिस का तो प्रॉब्लम नहीं होगा प्लेयर्स को, लेकिन बड़ा चैलेंज यही होगा कि वक्त के ऊपर जितने भी स्टेडियम की अपग्रेडेशन है, कज़ाफ़ी और कराची का नेशनल स्टेडियम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, वो वक्त से पहले मुकम्मल हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद नजीब। सती साहब कह रहे थे कि अभी तक जो हम मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाए थे, और जब नॉन प्रोफेशनल्स को ओहदों में बिठाया जाता है तो फिर कुछ ऐसा ही होता है। तवक्को करते हैं कि प्रोफेशनल्स को मौका दिया जाएगा, मेरिट की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जाएंगी, और जो खराबियाँ जिस वजह से हो रही हैं उन खराबियों को दूर किया जाए, ताकि अवाम जो क्रिकेट देखना चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो परफॉर्मेंस ग्राउंड में, मैदान में नजर भी आ सके। बिल्कुल जी, और जाते जाते अपने पीएम पेश करते हैं। हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। आज उनका 73वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, और वो उन्हें मुख्तलिफ नुमाइंदगान की जानिब से मुख्तलिफ जगहों से सदर की तरफ से, शी जिनपिंग की तरफ से मुबारकबाद जो है वो दी गई है। सिलसिला जारी है। गो के हमारे जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, वो खुद पाकिस्तान में तो नहीं है, वो इंग्लैंड से अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे आज सुबह, और उनका ये दौरा अभी 2 दिन और चलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास है उसमें वो शिरकत भी करेंगे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। लेकिन आज 23 सितंबर को उनका 73वां यौम विलादत जो है वो भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, चाहे वो नून लीग के कारकुनान हो या फिर दीगर उनके रुफ़का। उनकी गैर मौजूदगी में उनका केक काटा जाएगा, या फिर उनकी वापसी का इंतजार किया जाएगा। यकीनी तौर पे जहाँ पे वो हैं इस वक्त, वहाँ पे तो केक काटेंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं, ने भी उनको मुबारकबाद पेश की है उनकी सालगिरह पर। चीनी सदर हैं, और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों की जानिब से
से उन्हें इस वक्त मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया है और सालगिरह की मुबारकबाद दी जा रही है। हमारी जानिब से भी उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं। इसी तरह एनर्जेटिक रहिए, शहबाज स्पीड जो आपने पंजाब में दिखाई थी पाकिस्तान में भी दिखाते रहिए, आवाम की आसानी के लिए और आप बुलेट ट्रेन वाली स्पीड पकड़ लीजिए। रहिए। जी हाँ, आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।